हजारों किलोमीटर दूर मंगोलिया, साइबेरिया और सुदूर देशों से आसमानी सफ़र तय कर बिना किसी पासपोर्ट, बिना वीज़ा, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के हजारों की संख्या में मेहमान हर साल पहुंचते हैं भारत, हरियाणा के गांव कालवन में। यहां पहुंचते ही न कोई पूछताछ, न कोई रोक टोक, बल्कि वर्षों से इनका होता है प्रेम, सम्मान और अपनापन से स्वागत। पिछले वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलर्ट है, भारत सरकार भी सजग है। विशेषज्ञों द्वारा इनकी संख्या, नस्ल और प्रजाति की गिनती हो रही है। लेकिन ये मेहमान न आपस में लड़ते हैं, न भेदभाव जानते हैं, न जाति, न धर्म, न सीमा, न बॉर्डर। ये सूरज की किरणों की तरह सबके साथ बांटते हैं अपने प्यार की ऊष्मा। हवा की तरह दूषित वातावरण में भर देते हैं प्राणवायु, और जल की तरह प्रकृति को देते हैं नवजीवन। ये नज़ारा साल में केवल एक बार होता है, जिसके लिए यहाँ एक अनोखा जमावड़ा लगता है। चर्चा होती है, वैज्ञानिक सर्वे करते हैं, लुप्त होती प्रजातियों पर देशी विदेशी मेहमान मंथन करते हैं। जब रिफ्लेक्ट हाउस को इस अद्भुत प्राकृतिक घटना का पता चला, तो शब्द मंच की पूरी टीम इस सफर पर निकल पड़ी, जानने के लिए, समझने के लिए और कुछ सीखने के लिए। यहाँ मिले स्थानीय ग्रामीण, दूर दराज से आए शोधार्थी और प्रकृति के विशेषज्ञ। सभी से हमने बातचीत की, जानकारी जुटाई। आप इस पूरे वीडियो को देखें, शेयर करें और प्रकृति की सबसे छोटी इकाई पक्षियों से सीखें वो सब जो इंसान हजारों लाखों रुपए खर्च कर भी अब तक नहीं सीख पाया। इंसान धरती को अपनी माँ मानता है, मगर सच में क्या धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को, सभी लोगों को अपना बहन और भाई मानता है? शायद उतना नहीं जितना पक्षी मानते हैं। जी हाँ, पक्षी क्या क्या सिखाते हैं, उन सब के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। हम पहुँचे हैं हरियाणा के गांव कालवन में। बस आप अपना मन को उन्मुक्त रखिए। आइए आपको इस पक्षी विहार की सैर करवाते हैं और इसके साथ यहाँ आई हुई उस टीम से भी मिलवाते हैं जो पक्षियों के बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश कर रही है। पक्षी विहार में पहुंचे हैं यहाँ की काउंटिंग के लिए। सर, आपके बारे में बताइए, क्या नाम है, किस विभाग की तरफ से आए हैं? क्या बोल रहे हैं नाम? हाँ जी, आपका नाम? हाँ, ये मेरा नाम है टीके रॉय है। हाँ जी, मैं ऑर्निथोलॉजिस्ट हूँ, मतलब पक्षी के ऊपर ही पक्षियों के ऊपर ही करते हैं। हाँ जी, ये साल में एक बार होता है। वुडलैंड इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जी, जो सारा देश में पूरे हमारे पृथ्वी के हर जगह पे जितने महादेश में उन्होंने जल पक्षी और जलाशय को बचाना है, उनका एम है। तो उसी हिसाब से हर एक महादेश में करते हैं। एशिया में अलग करते आपके, अफ्रीका में, अमेरिका में, आके हम एशिया में करता है जनवरी में। हाँ जी, इस समय कि जल पक्षी जो है जहाँ ज़्यादातर भी बाहर से माइग्रेट करके आता है। जब उत्तरी क्षेत्र में सारे जम जाते हैं जगह खाने की, रहने की नहीं, तो तब वो दक्षिण दिशा में आता है। तो दक्षिण दिशा में चाइना के बाद इंडिया सबसे बड़ा देश है। तो हमारे बहुत जलाशय भी बहुत होता है, हर एक टाइप की जलाशय। तो यहाँ पे माइग्रेशन इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो प्लस लोकल भी हमारे इंडिया के भी, मान लो इसमें सर्दी वाले एरिया से भी थोड़ा इधर आ जाता है सर्दी में। तो उसी हिसाब से हमने काउंट करते हैं कि जनवरी में जो डेट हर साल 2 हफ्ते के टाइम होता है, पूरे एशिया के 27 देश में एक साथ चल रहा है। तो 27 देशों में एक साथ चल रहा है, ठीक उसी है। हिसाब से। तो उसमें हमें देखते हैं कि हमारा भी अलग अलग स्टेट के अलग है, हम अकेले तो नहीं कर पाते। अच्छा अलग जी, स्टेट के स्टेट कोऑर्डिनेटर बना हुआ है। हम्म, उसी हिसाब से देखते हैं कि उसी कुछ जो बहुत सालों से हम कर रहे हैं, हर साल संख्या में देखते हैं बढ़ गया, कम हो गया, क्या क्या स्थिति है, बहुत सारे डेटा हम रिकॉर्ड करना पड़ता है। उसी से रिपोर्ट जाता है, वो रिपोर्ट IUCN वर्ल्ड बॉडी बाकी के पास जाता है। फिर वो इंडिया गवर्नमेंट बाकी भी देश में है, उनका आप किताब भी निकालते हैं, उस पर डेटा देते हैं कि आपका स्थिति ये है,
ये आपका जो थ्रेटेंड स्पीशीज ग्लोबल वो खत्म होने जा रहा है, उसका संख्या बढ़ गया, उसको बचाइए। और उसी हिसाब से हमने कार्रवाई जितना होता है प्रयास होता है। अब डिपेंड करते हैं आपके, हम इंडिया जैसे इंडिया के बोलने के बाद ही करेंगे तो उसी एरिया की होना चाहिए, लोगों की सपोर्ट चाहिए तभी होता है, जैसे इसके बाद है। जैसे इसके बाद इसका है। हमने दूसरी बार देख रहे हैं। दूसरी बार देखा हाँ, है। अभी वर्ल्ड के रिकॉर्ड में भी नहीं है नंबर इसका, नहीं है, अब 2 ही बार हो रहा 2 है। ही बार हुआ हम है। कितनी बार करेंगे, सीरियस जब करेंगे इसका भी वर्ल्ड के नंबर में आ जाएगा। अच्छा, तो फिर देखते हैं, फिर भी मैं कंपैरिजन दिखा देता हूँ। पिछले साल क्या था, इस बार क्या था, अभी हमें कंपेल करना मुश्किल है जब तक मैं बैठूंगा। ना ना ठीक है। कम ज़्यादा कितना हुआ है प्रजाति, लेकिन बहुत जगह पे देखी इस साल में कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके इफेक्ट सारा दुनिया में आ रहा है। इसके कारण हमारे जो अलग अलग सीजन के जो हमें मानसून सीजन है वो बदलाव आ रहा है, देखेंगे। अभी अभी सर्दी का जो देख रहा है, हमें दिसंबर मिडिल से महसूस हुआ है, तो उसमें तब तो उनका देश में होगा, तो जब तक ठंड नहीं आने की जरूरत नहीं है। अब लेट जो शुरू करते करते बारिश बहुत अच्छा, बहुत सालों बाद हर जगह पे अच्छे अच्छे वेटलैंड मिले हैं जहाँ रेस्ट टेस्ट करते हैं, तो कुछ देखा हमें 5,000 किलोमीटर जाएंगे, हमें 2,000 के बाद तो अच्छा मिल गया है, यहाँ पे पानी है, हमें सूखा नहीं है, तो वहाँ पे भी रह जाता तो आते नहीं है। तो कई कंट्री उसका जलाशय सूख गया बहुत जगह पे, उसके कारण उनका प्रजनन कम होते जा रहा है। उनका संख्या इंसान की तरह 100 साल नहीं जीने वाला है, 50 साल नहीं होता है, 2 4 5 साल 7 साल 10 साल अलग अलग प्रजाति, तो उसी हिसाब से उनका संख्या भी कम होते जा रहा है। तो ये अभी धीरे धीरे, इसीलिए आपका जो विश्व स्तरीय हमारी इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कानून 1 उसके मुताबिक शेड्यूल उसका नंबर बढ़ते जा रहे हैं, जो लास्ट स्टेज है लास्ट स्टेज है ये। उसका, वो जो प्रजाति होते हैं हमारे प्रजाति। जैसे 208 प्रजाति हो गया अभी, 208 जो प्रजाति है। शेड्यूल 1 का है। ठीक है। उसमें से हमें इसमें देखेंगे इसमें कितने उस प्रजाति की है इस बार, और विश्व स्तरीय थ्रेटेन होने वाले के कितने हैं, हमें सब कैलकुलेशन करेंगे आप लोग, ठीक है। हाँ, प्लस इस बार संख्या कम हो रही ज्यादा, कौन सा स्पीशीज संख्या बढ़ गया, कौन सा आते थे नहीं आए हैं, कौन नहीं आते पहली बार आए हैं, सब करने के बाद हम रिपोर्ट बनाते हैं, उसका साइंटिफिक लिस्ट बनाते हैं, फिर उन्हें शेयर करते हैं। उसी हिसाब से जितना संभव उसको बचाने की कोशिश होता है। तो अब की बार आपको यहाँ कोई ऐसी प्रजाति दिखाई दी जो लुप्त होने वाली प्रजाति है और उसको यहाँ देखा गया हो? हाँ, उसमें है, अभी सारे तो कह नहीं पाऊँ क्या नहीं क्या नहीं, अभी देखा। फिर भी हाँ, थोड़ा जैसे सा। जैसे उसका अभी बड़ा, हमें बड़ा उनकी ग्रुप भी मिला है इस बार। वो है आपका कॉमन पोचार्ड बोलते हैं, कंपोर्ड पिचौड़। कॉमन पोचार्ड। कॉमन पोचार्ड। वो दुनिया की जो उनका 3-4 कैटेगरी के आखिरी लास्ट स्टेज का होता है वो, उसी में हमें यहाँ पे मिला है। इतना संख्या पहले पिछले बार नहीं मिला है, काफी संख्या मिली है इस बार उसका ग्रुप ही अलग मिला है। अच्छा। अच्छा संख्या में नंबर मेरे को याद नहीं है, देखा है बता। हाँ, तो हाँ। वो है अच्छा, वो विश्व स्तरीय है और कुछ हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जिस कानून पे हमारा देश की प्रजाति जो वाइल्ड लाइफ बचाया जाता था, पक्षी सारे जीवित है, उसमें भी हमारे अभी 2003 में मॉडिफाई हुआ है, तो उसमें भी हमारे शेड्यूल 1 जो हमारे देश के लिए हो सकता हो विश्व स्तरीय भी हो, हमारे देश के कानून के अनुसार भी उनके आखिरी स्टेज है, तो उसके बचाने को उसके केस लगता है, तो उसका जमानत नहीं मिलता है। अच्छा। शेड्यूल 1 उसमें भी संख्या हमारे बढ़ के 208 हमारे कंट्री में बढ़ गया अभी, ठीक है, ठीक है। तो उसमें से देखेंगे इसमें कितना मिलते हैं। इसमें कितना जैसे बाहर के हमें अभी तक जितने याद है मेरे को, शायद 2 प्रजाति तो याद आ रहा है। हमारी इंडियन शेड्यूल का भी है मेरे ख्याल 1-2 प्रजाति, शायद बढ़ेगा जब काउंट करेंगे आप लोग। तो ये स्थिति यहाँ पे। लेकिन इस बार अच्छा है कि पिछली बार बारिश अच्छा होने के बाद बहुत सारे वेटलैंड, आप रामसर साइड भी सुना होगा, जो रामसर कन्वेंशन पूरा देश में उसका वो देखते हैं, वेटलैंड ही खाली देखते हैं, वेटलैंड ही देखते तो हैं। हर एक कंट्री उनका मेंबर होता है, उनके निर्देश मानता है। तो इसी हिसाब से हमारे 96 इस बार टोटल जोड़ के 96 डिक्लेयर हुआ है। 96 रामसर साइट अंतरराष्ट्रीय जलाशय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जलाशय। तो उसमें पिछले साल जो पानी ठीक से बरसात नहीं होने का ज्यादा बहुत तरह सूखा हुआ था, सरकार के भी ख्याल नहीं है, करते नहीं है, हर स्टेट में होता है ना वो। तो इस बार बारिश होने की वजह से इसका भी देखो, पानी इस तरह नहीं था पिछले बार। अच्छा, पानी काफी अच्छा है, पहले से ज्यादा है थोड़ा अच्छा देखा, लेकिन ये भी सूखते जाएगा। हर साल बारिश होगा, लेकिन बारिश होने की धीरे धीरे कम होते जाएगा, कम होता है। तो जैसे हमारे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बड़ा 3 ऑर्डर है, जो विश्व स्तरीय जो अंतर्जातीय वेटलैंड को बचानी है। अभी उसका कानून एक बन गया, 2.25 हेक्टेयर की जितनी है हमारे देश में, प्राइवेट गवर्नमेंट कोई मतलब नहीं है, उसके लिए हर एक हमारे स्टेट में बना हुआ है, कमेटी बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बना दिया। आपका हरियाणा का भी है। अच्छा, हरियाणा उसको बोलते इंग्लिश में वाटर वेटलैंड कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो उस हरियाणा की है।
आपका सीएम साहब उसका चेयरमैन भी है मेरे को बनाया। अच्छा, ये वर्ल्ड का पूरा बन गया हर है? एक देश का, हर एक देश का अपना हर एक बन गया? देश का तो नहीं, हर एक हमारे कंट्री का ही है, हाँ, हमारे राज्य के लिए, राज्य के लिए। हर एक राज्य की है। वो कमेटी बनी, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हियरिंग लगता है, वो सुप्रीम कोर्ट भर जाता है। इतने देश, कितना 30 देश, 30 देश हैं। 30 देश में 30 कमेटी जाते हैं, एक एक आगे में सारे बड़े बड़े लेवल की कमेटी, उनको जवाब देना पड़ता है, वो देता है। अभी 3 ऑर्डर दे चुका है कि जितने हमारे रामसर साइड उसको बचानी है। और दूसरी बात कि 2 हेक्टेयर की कितनी है, अभी आपका राज्य बार बार वो टाइम दो बोले कितना टाइम चाहिए, मेरे को लीस्ट चाहिए। अच्छा। और वो आपका वो कानून के मुताबिक नोटिफाई करिए लोगों को, पब्लिक और आपको रक्षा करिए। अभी वो टाइम ही ले रहा, अभी तक टाइम ले, अभी जमा नहीं हुआ सारे। हाँ, बहुत सारे उसको ऐड भी नहीं किया। तो हम भी कुछ रेज कर रहे तो उसको ऐड कर, जैसे पिछले पता कि आपने रेज हुआ एक बार, तो इससे उन्हें आए थे कमेटी देखने के लिए। अच्छा। तो कुछ उनको इसका तो पता नहीं है, सूख जाएगा। हम्म, हाँ, लेकिन बचाने के लिए है, तो उसको भी रेज करना। लोग 100 हेक्टेयर जहाँ पर भी है, उसको ऑर्डर लिखो उसमें पिछले कि उनके पास आपकी लिस्ट दिखाओ कितना किया हमारे राज्य के लिए। तो उतना नहीं है तो क्यों नहीं किया इसका, सुन डायरेक्टली लिखो, कोई इसका पावर केस डालने की जरूरत ही नहीं है कि सर आपके हिसाब से हमारे तो ये भी 100-200 हेक्टेयर से आता है, लेकिन जो हमारी कमेटी है उसके तो लिस्ट में आया नहीं है, आपको भी सबमिट नहीं हुआ है, स्ट्रॉन्ग आ जाएगा उसका, पूरे देश के लिए है। तो ऐसे भी चल रहा है आजकल। अच्छा, यहाँ पर आपको कोई जो वनस्पति है, जो वृक्ष हैं, जो ट्रीज हैं, वो भी ऐसे कुछ मिले जो लुप्त होते जा रहे हैं? यहाँ पे उतना मैं ख्याल नहीं कर पाया, हाँ। इसमें भी होता है, उसमें बहुत होता है। एक तो जलाशय वाली होता है, एक एक ट्रीज होता हो है गई, ट्री, छोटे छोटे प्लांट होता है, प्लांट्स होते कुछ हैं। में से हमें जो आयुर्वेदिक प्लांट दवाई बनता है, कुछ आपका जो ऐसा भूमि में भी होता है। तो इसका हमें अलग से तो नजर नहीं, कर संभव नहीं होता उतना तो हर इसके जगह। लिए आपके कोई सुझाव यहाँ के लोगों नहीं के लिए करना कुछ? चाहिए उसको, हाँ। बहुत हमारे खत्म हो चुका है। हम्म, जो हमें अब ज्यादा दवाई क्या खाता है, हमें ब्रिटिश दवाई जो बना हुआ ब्रिटिश आज तब से किया है उसको करते हैं, उसका नुकसान भी होता है, जल्दी एक्शन भी होता है, नुकसान भी होता है ज्यादातर पे। लेकिन हमारे पहले से ही होता था आयुर्वेदिक, बहुत आयुर्वेदिक हमें ख्याल नहीं किया, आयुर्वेदिक हमारे देश से खत्म हो चुका है, चाइना बहुत ले लिया है, कुछ खत्म हो चुका है। और अभी उसके बाद जब सरकार के मुंह खुले तब हमने आयुर्वेदिक का भी मंत्रालय बना हुआ है, लेकिन ज्यादा नहीं, मेरे 15 साल होगा, 15-20 साल हाँ, होगा, इतना इतना 15-20 साल होगा। इतना ही है। तो बहुत तब तक बहुत खत्म हो चुका है, फिर भी जितना है उसको बचाए। अभी भी पहाड़ में जब जाता हूँ उसमें डांटता हूँ मैं लोगों को, पुलिस को बोलता हूँ आप लोग क्या करते हो इससे, देखो इसको पता है क्या है, इसके लिए बनता है, अब खत्म हो रहा है, लोग उसके छेड़ के ले जा रहे, बिक रहे ऐसे। हाँ, ऐसे भी अभी भी देश में हो रहा है, ख्याल नहीं है आपने यहाँ विजिट किया सारा, हमें कुछ सजेशंस देने चाहेंगे यहाँ के लोगों को? इसको। वही सुबह उनको ही कहा मैंने, हाँ जितना जी, आए थे, हाँ जी। कि देखिए हमारे लिए, मेरे सबके लिए है, ये पानी के जो गिर रहा है पानी, उसी से ही हम जी रहे, उसके तालाब होता है, तालाब के नीचे जो पानी फिल्टर होकर नीचे जाता है वो हम पंप करके पीते हैं। वाटर लेवल। हाँ, वहाँ पीते। तो ये जैसे बारिश कम होगा ये भी सूखेगा, ये भी अभी जितना नहीं बचाओगे तो गंदा होगा, जैसे इनका गंदा पानी आ रहा है, वो पानी आपका फिल्टर होगा, जैसे नीचे जाएगा वही पानी आप पियोगे। अब जैसे खत्म होगा नीचे भी खत्म होते जाएगा। तो हमारे 2030 में 32 जो मेट्रो सिटी है, हमारे पानी की समस्या का 2030 के अंदर पानी नहीं मिलेगा पीने का। उसका 2040 से शुरू होगा पूरा देश में, पहाड़ी नदी सूख जाएगा ज़्यादातर पे। और ये तो बारिश ही ठीक से नहीं होगा, आपका कभी कभार कहीं होगा, ज़्यादा होकर नहीं होगा। तो हमें समस्या आएगी, जो कलियुग भी हम कहा जाए धार्मिक रूप से, उसका भी 40 से आप देखेंगे, तब तो हम कितना जिंदा रहे भाई, बाकी का देखेंगे। पानी नहीं, पानी बना नहीं तो सकते। आपको ऑनलाइन कहीं पे विजिट किया जा सकता है, आपकी जितनी भी शोध कार्य हो रहे हैं उनको? मैं तो जस्ट रिसर्च रिपोर्ट को? करता हूँ जितने ही होता है, टाइम ही नहीं होता ज़्यादा। मैं इसमें आज इस बार मेरा पीसी का भी 3 साल की उसका होता है, आपका जो क्या बोलते हैं इसको, जिसका 3 साल वारंटी होता है, उससे पहले मेरा खराब हो गया, बहुत सारी डेटा चला गया। डाटा आपका चला और गया? मतलब तो आप, ऑनलाइन कोई वेबसाइट हो आपकी कहीं मेरा और, हम आपसे अलग से नहीं है, मैं तो इनकी शेयर करता हूँ, जैसे डिपार्टमेंट्स की हो? आयुष्मान वर्ल्ड बॉडी की तो शेयर किस करता नाम हूँ। से रहेगी वो? मेरा अलग से नहीं होता है, नहीं वो नहीं, हम शेयर डिपार्टमेंट्स। करते हैं। जो आयुष्मान आयुष्मान। उसको सबको कुछ नॉर्मल है वो खुलेगा, बाकी जो मेंबर के लिए वो नहीं खुलेगा। अच्छा, ठीक है। इंडिया गवर्नमेंट के खुलेगा, मेरे जो मेंबर है मेरे खुलेगा, वो उसका साइट खुलेगा नहीं। कुछ नॉर्मल खुला है, पब्लिक को भी चाहिए, कुछ खुले जो तो साइंटिफिक। हरियाणा में और कहाँ विजिट किया आपने अभी? अभी का 10 है प्रोटेक्टेड एरिया है वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, 10 में से एक छोड़ के 9 ही कर चुका हूं मैं। उनका किसी ने किया नहीं, अभी चीफ वाले सब अच्छा है। तो अभी समर में कुछ किया, समर में किया, ऑटम में किया, विंटर में भी किया, किसी का 2 बार, किसी 3 में। 9 साइट आपका प्रोटेक्टेड, पूरा देश में 600 के ज्यादा साइट है। 600 से ज्यादा? ज्यादा अब आने, आपके इसमें जो मेन है 10 था, एक अभी डिनोटिफाई कर दिया, डीनोटिफाई कर दिया एक? और 9 है, 9 में से में किया, संख्या कम हो रहा है, उसका रिपोर्ट जारी के बाद। अच्छा कि आप लोग तो किताब छपने क्या गलत है, फिर किताब एक बंद कराया। अच्छा। उसको अपडेट करो तभी छपोगे, 20 साल पहले क्या था, अभी नहीं है वो, और आज तक हुआ भी नहीं सर्वे। मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ,
अच्छा। ऑफर कर रहा हूँ मैं, कोई नहीं, कोई साइंटिस्ट आएगा आपको बिना बिना पैसे। अच्छा मैं कर रहा हूँ, वो बाकी इंटरेस्ट ही नहीं लेता था। अच्छा अच्छा तो अच्छा। इन्होंने इंटरेस्ट है लिया, मैंने तभी कर लिया। इनका किताब भी निकलेगा इस साल शायद, ठीक है कि हमारे कितनी प्राणी का है, कितना का बर्ड्स की है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, जो नहीं हो चुका है। ठीक। तो ये कोई प्रयास चल रहे हैं, ये बहुत बचाने बहुत के। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका सर, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। तो कर्नल साहब, ये जो एरिया है सारा, हाँ जी। इसको कैसे बनाया गया, कैसे संरक्षित किया गया, थोड़ा इसके बारे में बताइए, आइए। ये जी बहुत ही रोचक बात है। हाँ जी। ये समझो 48 एकड़ भूमि है। हाँ जी। यहाँ तो ये शुरू में जैसे हमने बचपन से देखा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ होते थे पूरे एरिया में पेड़ पूरे होते थे। एरिया में, लेकिन ये इस इलाके में अगर आप देखो तो इस इलाके में ये तालाब ही था। अच्छा जी। बाकी ये बाद में जैसे कि पेड़ इरोजन हो गए, हाँ टूट जी, गए। ये इधर वाले टूटे हुए हैं। हाँ हाँ। ठीक है। और ये पानी ठहराव की वजह से ही गए हैं। अच्छा, पानी ठहर गया तो खत्म हो गए पेड़ धीरे धीरे खत्म हो गए। तो ये नेचुरली डेवलप हुआ एक एरिया, आदर्श भूमि है। आदर्श भूमि है। हाँ, तो ये तालाब पहले से बढ़ गया है, यानी कि पहले से बड़े हो गए हैं। हाँ जी, पहले से बड़ा हो गया पहले था। से बड़े हो गए हैं। ठीक है। और ये बहुत ही रोचक बात है कि ये किसी का मैन मेड तो है नहीं, नेचुरल तरीके से डेवलप हुआ है। ये लग ही रहे, देखो बिल्कुल प्राकृतिक है ये। ठीक बात है। और प्राकृतिक होने के नाते यहाँ पे जो लोकल बर्ड्स, बाकी रेप्टाइल्स, मछलियाँ, जीव जंतु, और ये कितनी देखो आप पुरानी वनस्पति, जी 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 ये जी। सब तो है ही है। हाँ जी। अभी धीरे धीरे फिर ये समझो कि 15-20 साल से यहाँ पे ये माइग्रेटरी बर्ड्स का भी आना शुरू हो गया, प्रवासी पक्षियों का। ठीक है ठीक है। और ये प्रवासी पक्षियों का अगर आप समझें तो ये कोई ऐसा नहीं कि भटकते इधर उधर से आ गए हैं। हाँ जी हाँ जी। ये बहुत साइंटिफिक बात है। कैसे? और कालवन का इसमें बहुत बड़ा महत्व है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए फिर आप। ये इस तरह से है कि आप जितने भी आर्कटिक रीजन है, हाँ जी, सेंट्रल एशिया है, मंगोलिया है, हाँ जी हाँ जी, यूरोप के जो ठंडे इलाके हैं, वहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं ये वो अपना ब्रीडिंग का सीजन वहाँ कर निकालते हैं। और जब वहाँ सर्दी पड़ती है, सर्दियों में से फिर बचने के लिए, खाने के लिए तलाश में, हाँ जी हाँ जी। अपना सर्वाइवल के लिए वो यहाँ माइग्रेट होकर के आते हैं। ठीक ठीक। अपने इंडिया में। अच्छा, तो इनकी ब्रीडिंग यहाँ होती है? नहीं, ब्रीडिंग वहाँ करते हैं, ये वहाँ करते हैं। और यहाँ सर्वाइवल के लिए, खाने के लिए और अपना सर्दियाँ पास करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो वहाँ मौसम में तब्दीली आ जाती है? होती है, तब्दीली हो जाती है। वहाँ सर्दी होने लग जाती है तो यहाँ आ जाते हैं। ठीक है। और जब वहाँ का समर का मौसम आ जाएगा तो अपने इलाके में ब्रीडिंग के लिए जाते हैं वापस। फिर ब्रीडिंग के लिए वहाँ चले जाते हैं। इसके लिए फिर सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ये जो सेंट्रल एशिया रीजन है, हाँ जी, उससे और ये साउथ की तरफ जब हमारा जैसे पाकिस्तान, इंडिया का रीजन है, उसमें ये एक फ्लाईवे बनता है। अच्छा जी। इसको बोलते हैं सेंट्रल एशिया फ्लाईवे। अच्छा जी। और ये बिल्कुल डिमार्केटेड है, जैसे एक रूट अपना ये हो गया, इसी तरह से दूसरे संसार के जितने भी रीजन है वहाँ भी सेंट्रल उससे नॉर्दर्न पार्ट से और डाउन साउथ की तरफ आते हैं। अच्छा। तो हमारा कालवन का जो ये है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बीच में एक इन पक्षियों के लिए स्टेजिंग एरिया है, यानी कि ट्रांजिट कैंप है, यानी कि विश्राम गृह है। विश्राम गृह है, एक रेस्ट हाउस है इनके लिए। रेस्ट हाउस है इनके लिए। रेस्ट हाउस है इनके लिए। जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर कहीं मान लो यहाँ से कलकत्ता जाना है, रास्ते में हम रुकेंगे, खाना खाएंगे ढाबे पर और वहाँ पे रेस्ट करेंगे और फिर आगे अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से इन पक्षियों का भी वही सिस्टम है। पक्षियों का वही सिस्टम। और ये स्टेजिंग एरिया होने की वजह से ये समझो कि ये बहुत बड़ी चेन है जी, इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे चेन है। क्योंकि अगर ये वेटलैंड खत्म होगी तो ये चेन टूट जाएगी। ये चेन टूट जाएगी। तो इस वजह से कालवन की जो आदर्श भूमि है, इसका एक खास विशेष महत्व है। इसका रखरखाव करना, इसका बचाव करना, इसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। और इसको बात को समझते हुए, गांव का इंटरेस्ट देखते हुए, गांव के जो सारे नागरिक हैं उनका इंटरेस्ट देखते हुए, हमने इस बात को गवर्नमेंट से भी बात की, जितने भी एनजीओज हैं जो पक्षियों के लवर्स हैं उनसे बात की, और ये नतीजे पे निकले कि इसका रखरखाव करना बहुत जरूरी है। इसमें आर्य समाज के जो हमारे युवा, उनका बहुत बड़ा योगदान है।
और अब इसमें 3 पार्टियां बनती है जी। अच्छा जी। एक तो ग्रामीण हो गए सारे, ग्रामीणों के सारे, हमारा आर्य समाज के यूथ हो गए, हमारा पंचायत हो गया, ये आपकी लोकल हो गया, ये हम लोकल बॉडी हो लोकल गए, बॉडीज हो गए। जो इसका प्रोटेक्शन में, इसकी रख रखाव में, इसकी देखभाल में अपना मेन पूरा। भूमिका तो आपकी होगी क्योंकि बाकी लोग नहीं रह सकते, आप लोग यही हैं। हाँ सब जी, मतलब हम आप लोग यही है, तो हमारा फर्ज है, हाँ जी ये हमारे मेहमान है और इनका देखभाल करना हमारा फर्ज है। जी। दूसरी पार्टी है जी इसमें, जो ये जैसे कि आज एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस चल रहा है, ये साइंटिस्ट लोग हैं और ये पूरे वर्ल्ड में ये सर्वे करते हैं जनवरी और दिसंबर के महीने में, ठीक है जी। काउंटिंग करते हैं इनकी इनकी न्यू जितनी भी नई स्पीसीज हैं, वर्ल्ड की जो प्रजातियां हैं, वो कौन सी है, कम होगी ज्यादा होगी, इन सब का ये असर देखते हैं कि फिर वो इसका जितनी वाटर बॉडी है, वेटलैंड है, आदर्श भूमि है, इनका ये देखते हैं कि ये कितनी हेल्दी हैं, हेल्दी है इनमें कितना मतलब इस सुधार की जरूरत है, जी क्या इसमें कर सकते हैं, ये अपनी रिपोर्ट बनाते हैं जी और उस रिपोर्ट के हिसाब से फिर गवर्नमेंट प्लानिंग करती है पूरी, जी और प्लानिंग के हिसाब से इनको डेवलप करती है। जी जी। तीसरी एजेंसी है जी गवर्नमेंट, उनका काम है प्रोटेक्शन देना, एडवाइस देना और साथ के साथ फंडिंग का भी, कानूनी सपोर्ट करना, सपोर्ट करना, ठीक है। ताकि इनको संरक्षण डिस्टर्ब ना भी हो, मिले, संरक्षण करना। मिले, ठीक है। तो ये तीनों पार्टियों को मिल करके ये इस बात को आगे सिरे तक ले जाते हैं। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई शिकार तो नहीं किया जाता पक्षियों का? यहाँ बिल्कुल जी, कभी कोशिश की हो किसी ने? गांव के लोग बिल्कुल जागरूक हैं और सबको पता है, यहाँ किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि शिकार करे, और जहाँ शिकार होने लग जाता है वहाँ पक्षी आते ही नहीं पक्षी है, आते नहीं, बिल्कुल क्योंकि सही बात। हमारे से ज्यादा तगड़ी सेंस इनकी होती है। जी। तो यहाँ पे शिकार का कोई वो नहीं तो है। आप यहाँ पे, आपकी उम्र जैसे 60 जी। से ऊपर हो चुकी है, हाँ जी। आपने बचपन में इस जगह को कैसे देखा था और कितना परिवर्तन आ गया इसमें? बचपन में ये देखा था जी, ये जो आप जितना तालाब देख रहे हो, हाँ जी, ये वाला दूर ये तक जो का? वाटर वेटलैंड है, हाँ जी हाँ जी, इसमें सब में पेड़ होते थे, ठीक है। कीकर के पेड़, जांड के पेड़, नीम के पेड़, पुराने पुराने पेड़ होते थे। ठीक है। वो जैसे टाइम के साथ पेड़ की भी लाइफ होती है, हाँ, वो खत्म होते संभालनी चले हुई, गए, वो खत्म हो गए, होते चले गए, पानी का ठहराव होता गया और ये नेचुरल तरीके से डेवलप होगी जगह। नेचुरल तरीके से। हाँ तो जी। इसमें ये नहीं लगता है, जैसे मुझे अभी जानकारी मिली थी, कुछ पेड़ जैसे हैं कि खत्म हो गए, जैसे जाल के वृक्ष होते थे हाँ पुराने, जी, हाँ जी। तो उनको दोबारा से उगाया जाए, इस तरह की कोई प्रक्रिया चल रही है आपकी? ये जी अभी अभी बैठ के हम जितने भी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर साहब से बात कर रहे थे, हाँ। और डायरेक्टर एडवाइजर भी आए हुए हैं यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के हरियाणा के, जी जी। मिस्टर खड़वासरा साहब। हाँ जी। अभी वो इस टाइम वो बिजी है, हाँ, उसमें इधर अपने सर्वे में बिजी, सर्वे में बिजी। इनसे बात हुई है और बड़ी लंबी तगड़ी डिस्कशन हुआ है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिलने वाले हैं। इनका जो आप देख रहे हो ना पेड़, ये देखो हाँ, सारा जैसे का गिरा इनकी हुआ है जड़ें पेड़। निकल गई है। हाँ जी हाँ जी। इनका सबका संरक्षण होना है। अच्छा जी। इनके मिट्टी लगाई जाएगी, इनको बचा किया जाएगा। ये जितने वेटलैंड है इनको बाउंड्री फेंसिंग की जाएगी, इन सब की फेंसिंग होगी। ठीक यहाँ है माउंट बनाए जाएंगे, जी। माउंट के ऊपर जहाँ पे आकर के ये रेस्ट कर सके घूम फिर करके पानी में, वो बहुत जरूरी है, नेचुरल तरीके से चाहिए वो। नेचुरल तरीके और ये ऐसी उम्मीद है, अगर जिस तरह से प्लानिंग है और सबका सपोर्ट है, ये एक सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है उसकी लाइन पे उस तरह से ये तैयार हो जाएगा, सुल्तानपुर की तर्ज पे इसको किया हाँ जाएगा। जी। और हम तो इसके- 4 महीने पहले वहाँ सुल्तानपुर में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने एक विजिट स्पॉन्सर की थी, अच्छा जी। जिसमें हम गांव के कम से कम भी 35 से 40 लोग हम्म। 6-7 गाड़ियों में गए। वहाँ पे हम पूरा दिन रुके, वहाँ का रखरखाव देखा, वहाँ का जो सिस्टम बना हुआ वो देखा। ये जागरूक अभियान था और बहुत सी हम शिक्षा लेके आए, बहुत सी और शिक्षा। वो हमारे ध्यान में है कि उस तरह से क्यों, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को तो पहले पता ही था, हमारे को उन्होंने जागरूक किया, इसका एक्सपोजर दिया, आपको बताया कि ये जगह वैसी बन सकती है, वैसी बन सकती है अब ये। तो ये बात हम भी कर रहे थे कि हमारे नजदीक जो ऐसी जगह होती है हम उसको इग्नोर कर देते हैं, जबकि घूमने के लिए हम दूर जाते हैं, अपने पास वाले को भूल जाते तो हैं। अभी ऐसी जागरूकता बन गई कि इसको एक टूरिस्ट प्लेस टाइप डेवलप किया बिल्कुल जी। अभी आप देखोगे जैसे ही विंटर का सीजन होता है, यहाँ माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, यहाँ स्कूल के बच्चे, हाँ। और कई एनजीओ, कॉलेज के बच्चे और कुछ लोग विजिटर्स भी जो अपना देखना चाहते हैं चेंज के लिए, वो आते हैं यहाँ पे। और बच्चों के लिए तो एक तरह का ये ओपन स्कूल है, ओपन स्कूल है एक तरह देखो से। इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। बढ़िया। क्लासरूम और ओपन स्कूल में तो बहुत फर्क है। यहाँ पे वो कितनी शिक्षा मिलती है बच्चों को, तो वनस्पति के बारे में पता है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता चलता है, उनको ये पता चलता है कि
एक्चुअली लाइफ क्या होती है और कैसे चीजों को हम देखना अभी चाहिए। बात यही कर बड़ा रहे थे अच्छा कि एक्सपोजर है एक्चुअली ये जो जगह है वो प्रकृति के नजदीक रहना, हाँ जी। प्रकृति का संरक्षण और साथ में एक पीसफुल की हमें शांति से रहना चाहिए, वो भी यहाँ सीखने को वो भी मिलता यहाँ सीखने के लिए मिलता है। है। और सिर्फ आदमी थोड़े है जी, अगर आप पूरा बायोडाइवर्सिटी देखो, सिर्फ आदमी तो एक स्पाइसीज है, ना ये उसकी कड़ी है, उसकी कड़ी है ये कड़ी तो। है, कड़ी। हमारे से ज्यादा तो जीव जंतु जंतु यही है, हम तो इतना घूम भी नहीं पाते जितना ये घूमते जितना ये हैं। घूमते हैं। जितना ये घूमते जितना इनके लिए तो कोई बॉर्डर नहीं है हैं। जी। कोई बॉर्डर नहीं है, कोई ये बॉर्डर थोड़ा नहीं है, इनको वीजा लेना कोई पड़ेगा। कोई कास्ट नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई कोई कास्ट रिलीजन धर्म नहीं नहीं है, कोई देश की बाउंड्री हाँ नहीं है। जी, बहुत बढ़िया कर्नल साहब, आपने बहुत बहुत जानकारी दी, शुक्रिया। और आपसे जानकारी हम लोग धन्यवाद लेते जी। रहेंगे। हमारी तरफ से आप यहाँ आए और इस तरह का आपके हमारी तरफ से आपके सारे व्यूअर्स को सबको प्रणाम, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू, शुक्रिया धन्यवाद जी। कृष्ण नैन जी और हमें यहाँ मिल गए घूमते हुए, तो इनके साथ हम ये जानते हैं, कृष्ण नैन जी का जन्म भी गांव का ही है। कृष्ण जी, ये जो पक्षी हैं यहाँ, जी कितने टाइम से देखते आ रहे हो आप इनको? बचपन से ही देख रहे हैं भाई साहब। अच्छा जी, अच्छा। यहाँ ये पक्षी हमारे गांव के अंदर हम्म, जब भी शीतकालीन मौसम शुरू होता है हाँ जी। तो ये पता नहीं रात की उड़ारी में आते हैं, पता नहीं दिन की में आते हैं, तो अगले दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जाती है। दिन प्रतिदिन। हाँ। तो ये कब तक रहते हैं? जैसे धुंध के मौसम में रहते हैं या ठंड ज्यादा हो, किस तरह से आपने विजुलाइज किया? ये पूरा शीतकाल का जो मौसम है हाँ। उसमें रहेंगे। जैसे ग्रीष्मकालीन मौसम शुरू हो जाएगा, हाँ। ये जाना शुरू हो जाएंगे। अब भी एक हफ्ता पहले इनसे डबल संख्या थी यहाँ। अच्छा, इससे थोड़े दिन पहले ज्यादा थे ये। हाँ। इधर हो जाओ भैया। और ठीक है। बहुत बड़े बड़े आकार के पक्षी थे, हम्म। वो आज मेरे को नजर भी नहीं आ रहे बल्कि। अच्छा जी, हाँ, तो वो यहाँ से उड़ारी भर चुके हैं। भर चुके हैं। हाँ। तो ये कितनी तरह की प्रजातियां, कभी डिस्कशन हुआ पहले समय में या अभी से संरक्षण होना ध्यान इस तरफ किया है? एक दिन बारीकी से देखा था, हाँ जी। उस दिन 10-12 तरह के तो हमने देखे। हाँ हाँ। एक चम्मच नुमा हाँ जी, उनकी चोंच होती है। ऐसे ऐसे करके हाँ, है ना? ऐसे, हाँ, चम्मच नुमा। चम्मचनुमा होती है। वो पक्षी भी हमारे यहाँ देखे गए हम, और हमने देखे हैं। तो कृष्ण जी, इसको लेके एक कौतूहल रहता होगा। कई बार ये होता है कि जो क्या कह रहे हैं, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। अब बाहर की जगह पे तो लोग पक्षी देखने के लिए जाते हैं, तो यहाँ भी लोग बाहर से देखने के लिए आते हैं या वैसे ही अपनी रूटीन में ही रहता है सब कुछ? दरअसल क्या है कि देखने के लिए आते हैं। जैसे जैसे हमारे पक्षी विहार का एक नाम पूरे, अब तो इसका ये जो बच्चे पढ़ते हैं, हाँ जी। एग्जाम होते हैं, जी जी। उसके अंदर भी इनका एक प्रश्न पूछा गया था। हाँ जी, हाँ जी। तो अब तो इनका नाम बहुत ज्यादा संख्या में प्रचलित हो गया, हम्म, क्योंकि जैसे जैसे प्रचलित होगा तब तक आवक बढ़ेगी, हम्म। लोगों के अंदर जिज्ञासा होगी, भाई गांव कालवन के अंदर इस तरह का पक्षी विहार है, हम वहाँ देखने जाएं। लेकिन अब सरकार ने इसके बारे में सोचा है। जी जी। सरकार ने इसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर के इसके लिए बजट भी अलॉट करने की बात की है। ग्राम पंचायत भी इस मामले में लगी हुई है, ग्रामवासी भी इस मामले में लगे हुए तो हैं। इससे क्या लगता है, पर्यावरण संरक्षण में भी एक कदम है, क्योंकि पक्षी को बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। छोटी यूनिट माना जाता है हमेशा से। पर्यावरण में ये पक्षी बहुत, मतलब इस पानी को दूषित होने से बचाते हैं, ये यहाँ साफ रखते हैं, और हर तरह का जहाँ भी पक्षी होगा तो वहाँ खुशहाली होगी, खुशहाली होगी। जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहाँ खुशहाली होगी। अच्छा, ये भी मैं देख पा रहा हूँ, बड़े अच्छे ढंग से बैठे हुए हैं। और ये अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, मेरे मित्र हैं काद्यान जी और बलजीत जी, वो कहते हैं अभी हल्का सा इनको अंदेशा होना है तो भाग जाते हैं, मगर यहाँ बड़े सुकून से हैं। तो यहाँ गांव वाले सबको इनको संरक्षण भी प्रदान कर रहे हैं, इसका मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गांव में इनको किसी प्रकार की अंटिंग, किसी प्रकार की कोई डला फेंकना, किसी प्रकार का इनको नुकसान पहुंचाना, इस तरह का हमारे गांव के एक मतलब अपवाद नहीं है। भाई कोई सिंगल बच्चा बाहर से आकर के या गांववासी कोई इनको आकर के कोई तंग करे, बल्कि दूर से देखते हैं, प्यार से देखते हैं। कृष्ण नैन जी हैं, बड़ी अच्छी जानकारी दी इन्होंने कि पर्यावरण संरक्षण में भी भूमिका निभाते हैं। और गांव की मेरे को बहुत अच्छी बात लगी कि पूरा गांव मिलके इन पक्षियों को संरक्षण प्रदान कर रहा है। ये हमारे विदेशी मेहमान है, पर्यावरण की एक कड़ी है, यहाँ आते हैं और शीतकाल में रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, और अगले बिल्कुल साल जी, फिर बिल्कुल। हमें इंतजार रहता है कि फिर बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल, और अब की बार तो हर सालों से ज्यादा आए थे, ज्यादा आए हैं पिछले से। हाँ। और इसका कारण शायद यही रहा होगा, पिछले समय में इसको आरक्षित कर दिया गया, संरक्षित कर दिया गया। शायद हो सकता है परली साइड युद्ध के मतलब एक अंदेशा जैसे हो रहा है, सारी दुनिया आज अस्त व्यस्त हो रही है, पोल्यूशन का बहुत फर्क है। पोल्यूशन का है, और उधर जब एक किस्म की जो लड़ाई का अंदेशा है, जैसे कोई मार धाड़ मच रही है, तो उनको यहाँ शांति मिलती है। यहाँ शांति मिलती है। अच्छा, कुछ तालाब भी आसपास के कम हुए हैं, जैसे अभी मेरी बातचीत हाँ। हो रही थी कि तालाब जो कम हुए, तालाब ढूंढते हैं कोई अच्छी हाँ, जगह, तो हाँ, तालाब यहाँ सुरक्षित है हाँ, और ये जगह भी पे है, नहीं है। ये भी है। हमारे यहाँ एक बहुत पवित्र धाम है,
बाबा रतिगर जी का डेरा है। अच्छा, ये वाला है। हाँ, तो इसमें यहाँ चारों तरफ शांति शांति है। ये सामने भी एक मंदिर हम लोग देख हाँ, पा रहे थे। जी जी जी। हाँ जी, बाबा रतिगर जी का डेरा है वो उधर। वो उधर है। और हाँ, ये जो ये पीछे आपके, हाँ, ये छज्जू जी का डेरा है इधर। ये दोनों कितने कितने पुराने होंगे? उसकी तो बहुत, वो तो हमारे कदे दादा और कटे पर उन तभी बहुत पहले जिन से मतलब गांव बसे है तब का 200 है। एक साल का मान सकते हैं, 100-200 साल का। मैं तो साल इतनी तो नहीं कह सकता जी, ये तो बहुत ही पुराना है। बहुत ही पुराना है। और ये इसका शायद ऐसा होगा 50-100 साल 50 का साल होगा। का। तो ये जो तालाब है पहले इतना ही बड़ा होता था जब आप बचपन में छोटे होते थे, या अभी इतना जाके बड़ा हुआ? तालाब छोटा हो गया तालाब पहले का से? आकार तो बढ़ गया। अच्छा, बड़ा है। हाँ, ये बड़ी खुशी की बात तालाब बताई का आपने। आकार बढ़ गया। और लेकिन जो यहाँ पेड़ पौधे हैं उसकी पुराने, संख्या घट गई। उनकी संख्या घट रही है। जैसे जाड़ थी बहुत, हम्म, जांडी थी, हम्म। वो एक लगातार थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। तो मुझे कृष्ण जी की बात से ये लगा है कि तालाब का एरिया तो ठीक हो गया, मगर इस तरह के जो प्राकृतिक पेड़ है हमारे पुराने पेड़, तो उसको भी रोपने की एक मुहिम चलानी चाहिए फिर तो। हाँ, आगे हमारी समिति है गांव की हम्म, जो इसको देख रही है। आगे हमने, अब इनके अधिकारी भी यहाँ आज आए हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनसे हमने किया है कि भाई ऐसे पौधे अगली बार यहाँ प्लांटेशन हो हम्म। जो पक्षी पसंद करते जो हो, पक्षी पसंद करते हैं, जिनके ऊपर पक्षी बैठे अपना आलना बोल रहे हैं जिसे मैं घोंसला कहते घोंसला हैं। बनाए। हाँ, वो बनाए, उनको साथ के साथ उनको खाने के लिए भी मिले। कुछ तो फल ऊपर मिले, कुछ वो फल गिर जाए नीचे, नीचे वो चुग भी ले। खाए। वो तो एक वृक्ष है, पूरा एक घर होता है, उसका जी संसार जी। होता है, जीवन हाँ, मरण तो सारा इस तरह वहीं की पर है। प्लांटेशन अगर हो तो हम इनसे आज हमने आग्रह भी किया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कृष्ण जी हमें मिल गए, जो इन्होंने बातें हैं वो भी बताई। कुछ इन्होंने ये भी बताया अधिकारियों ने कितनी तरह की प्रजातियां यहाँ पे देखी गई हैं पक्षियों की। आज काउंटिंग के लिए लग रहे हैं, अच्छा जी। अधिकारी आ रहे नहीं, हैं। थोड़ी बातचीत चल रही होगी, चर्चा अभी अभी तक कुछ आइडेंटिफाई किया है। जैसे आपने बताया चोंच वाला पक्षी भी देखा था, हाँ तो उन्होंने भी बताया भी यहाँ पे कोई ऐसी प्रजाति है जो दूसरी जगह देखी नहीं जाती। हाँ, एक दो है, उनका मैं अब नाम मेरे ध्यान में नहीं रहा। एक दो ऐसी प्रजाति यहाँ है जो ये बहुत लुप्त होने पे हैं और वो यहाँ है। जी बिल्कुल, तो उनसे मुलाकात भी करेंगे। इनकी 2-3 बातें मेरे को बहुत अच्छी लगी जो इन्होंने बताई हैं, जो दर्शक भी जाने कि ऐसे वृक्ष जहाँ पक्षी अपना रैन बसेरा बना सके और जीवन यापन कर सके, ऐसे वृक्ष हमें और लगाने चाहिए, तालाब को और बढ़ाना चाहिए। इस सबसे छोटी यूनिट है। और इस लड़ाई की बात भी इन्होंने कही कि जहाँ लड़ाई होती है वहाँ तो पक्षी भी नहीं जाते, तो इंसान तो क्या बचेगा। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। हमें शांति रखनी चाहिए, सुख शांति से एक दूसरे और के साथ रहना हमारे गांव चाहिए। में अमन चैन शांति है। हाँ, ये सबसे बिल्कुल, अच्छी बात है ये। हाँ बिल्कुल, सब मिलके रहते हैं और पक्षियों का पूरा ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी। ज्यादा उससे टाइम पे कोई ज्यादा रुझान नहीं था, लोग देखते थे भाई नॉर्मल है ये, तो कुछ पता नहीं था। और पीछे से कई साल से प्रयास चल रहे थे सरकार के भी, यहाँ देखते हैं कुछ होएगा। फिर जो अब पंचायत है, इस पंचायत ने पिछली साल यहाँ पर ये पक्षी देखने वाले बुलाए, डॉक्टर आए, उन्होंने इनकी निगरानी करी। 34 प्रकार के पक्षी मिले यहाँ पर। अच्छा जी। 21 प्रजातियां विदेशी की थी, 12 जो अपने इंडिया की थी। और ये नवंबर के महीने में यहाँ पर आते हैं, फरवरी के लास्ट में यहाँ से चले जाते हैं। फरवरी के लास्ट में चले जाते हैं। फरवरी के तो लास्ट में इनको कोई जाते तंग तो नहीं करता, कोई हैं। शिकार ना, करता हो, कोई और हो इस तरह से? ऐसी कोई बात दिक्कत नहीं है गांव में, कोई इनको तंग नहीं करता, ना कोई शिकार करता। और ये नवंबर में शुरुआत हो जाती है आने की यहाँ पर पक्षियों की, और फरवरी के लास्ट लग रहते हैं। फिर दोबारा से अपने जहाँ से आते हैं विदेश से, जो से विदेश से आते हैं वहाँ चले जाते हैं। और ये बहुत बढ़िया चीज़ मरने वाली आने वाले टाइम में और देखने के लिए तैयार होएगी। ग्राम पंचायत कालवन ने इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया, और उसमें कई सालों से चली हुई थी ये सिलसिला। इस साल कहते थे कि यहाँ विदेशी पक्षी आते हैं, उसमें सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही थी इस चीज़ पे। फिर जो अपने सरपंच प्रतिनिधि है उसने सरकार को, जो यहाँ अफसर आए थे उनको 6 महीने का टाइम दिया जी। 6 महीने में यहाँ कुछ बनाना चाहते हो, जो पास करना चाहते हो कर दो, नहीं उसके बाद माँ यह ज़मीन गांव के और विकास कार्य के लिए देना चाहेंगे। फिर उस प्रयास के बाद 6 महीने में सरकार ने ये मंजूरी दी, और इस पे अब कार्य चल रहे हैं, इसके कुछ बजट भी पास होंगे आगे। जो है जो पक्षी हैं, पक्षियों की गणना चल रही है और पक्षियों की गणना करने का अभी काम पूरा नहीं हुआ, मगर फिर भी जो जानकारी आ रही है सारी एक तरह से फाइनल सी है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। मेरे साथ जो हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड जो है, पूरी एक टीम है जो अलग अलग, ये आप मेरे साथ आप खड़े हुए देख रहे हैं, इन सबका परिचय भी करवाएंगे। तो मेरे साथ हैं, क्या नाम है जी आपका? विष्णु बागड़ी। विष्णु भागड़ी जी हैं।
तो ये जींद से हैं। और विष्णु बागड़ी जी से मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ा परिचय भी करवा दें सबका, नाम भी बता दीजिए और साथ में फिर आगे बातचीत को बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप इस मुहिम को पूरे वर्ल्ड के अंदर फेम लेके आए और आपकी मुहिम रंग लेके आई तो जींद का जो डिस्ट्रिक्ट का कालवन गांव कम्युनिटी रिजर्व हुआ, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे साथ आज मेरे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज HSBB से भारती अरोड़ा जी फतेहाबाद से, ममता सिवाच जो हिसार डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, कैथल से हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेखा लोहान और 2-3 साथी और हैं अभी जस्ट वो विजिट कर रहे हैं, वो संदीप करनाल से हैं, कुरुक्षेत्र से सुनील जी, आनंद कुमार सिरसा से और पानीपत से मिस्टर कुलदीप जी जो हमारे HSBB की टीम की तरफ से यहाँ इस गणना के रूप में हमारे सहयोग करने के लिए पहुँचे हैं। और इसका मेन उद्देश्य रहता है कि सर्दियों में कितने पक्षी यहाँ आते हैं, कितनी प्रजातियाँ कम हुई, कितनी बढ़ी है, उसकी गणना पूरे जो एशिया के अंदर हो रही है उसका एक पार्ट है जो इसके तहत हम आज कालवन में इकट्ठे हुए थे। तो आज आप यहाँ इकट्ठे हुए, कितनी तरह की प्रजातियां आपके इसमें लिखी हुई थी कॉलम में और कितनी आपको मिल पाई हैं? आज जो हमने अभी तक इसका मूल्यांकन किया है उसके तहत 45 प्रजातियां हमने अभी तक इसके अंदर वेरीफाई कर ली हैं जो मौके पे हमें नजर आई हैं। अच्छा, तो इसमें कितनी है वैसे, लिखी हुई कितनी है? टोटल 45 प्रजातियां तो हमने आपने वेरीफाई की हैं, हाँ पर जी। इसमें टोटल कितनी लिखी हुई होंगी? जैसे कि आपका जो परफॉर्मा है ये सारा 115 है, में से, हाँ जी। 115 में से 45 आपने आइडेंटिफाई की है। आइडेंटिफाई हो तो चुकी इसमें से कोई ऐसी भी प्रजाति है, आप लिख रहे थे ना, कोई हम्म। ऐसी प्रजाति है जो इक्का दुक्का हो, ये जो आपको नजर आई हो इस तरह से? इसमें पेंटेड स्ट्रोक है जो एक ही हाँ जी, मिली है सरी हमें, हाँ जी, हाँ जी। और ये भी एक है हमारी कैटल इग्रेट है जो एक ही प्रजाति मिली है सरी। तो इनका झुंड मिला है? नहीं नहीं, सिंगल एक ही सिंगल 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 इनके सिंगल मुताबिक एक एक पक्षी दिखाई दिए। इनके हाँ मुताबिक जी। कुछ ये प्रजातियां खेतों में गई हुई हैं, शाम को यहाँ वापस आती हैं। अच्छा, ठीक लेकिन है। अभी एट प्रेजेंट हमें ये भी देखने को मिला है। ये भी आपको गुजिया सिंगल ये भी भी एक हमें ही सिंगल single देखने को देखने मिला है। देखने को मिला है। और अच्छा। उसके अलावा अगर हम बात करें ये तो तो दो, ये आपको दो देखने को दो मिले हैं। देखने के हाँ, वोट्स ये में इसी पर- बार आए हैं, ये पहली बार अच्छा, ये पहली बार दिखाई दिया ये आपको? पहली बार हम तो पहली दिखाई बार दी है दिखाया सरी। ठीक है, ठीक है। व्हाइट टेल्ड लैपिंग है, ये भी एक ही हमें मिली है सरी। जी, जी, जी। और और ये भी सिंगल दिखाई दे रहा है। हाँ जी। हाँ, ये भी अब की बार हाँ, देखी इस थी, बार पहली आए। बार हमने ये नहीं देखी थी। अच्छा। और लास्ट में एक ये भी हमारे व्हाइट व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर। किंगफिशर ये भी ये भी अभी एक ही दिखाई दी एक है। ही दिखाई एक दी ही दिखाई हाँ दी जी। है। ऐसी काफी प्रजातियां जो अच्छा। सिंगल डिजिट में नजर आई मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं, ये पूरा परफॉर्मा है जो इन्होंने काफी मेहनत की है, इसको बनाया है इस पूरे परफॉर्मे को। और इसमें से आपको कई प्रजाति हैं जो सिर्फ 1, 2, 3 या 5 मिलेंगी। और ये कहा जा रहा है कि शायद आसपास के खेतों में गई हो, मगर एक का दिखना भी अपने आप में बड़ा सूचक है कि किस तरह से जो है प्रजाति जो है लुप्त होती जा रही है। अभी जो विशेषज्ञ थे उन्होंने इस बारे में सारी बातचीत की थी। मैं चाहूँ, हमें लगता है कि धीरे धीरे करके इन सब की भी संख्या इकट्ठी हमारे सामने आ जाएगी, क्योंकि पक्षी को मैंने जैसे पहले कहा है कि ये प्रकृति की सबसे छोटी इकाई है। अगर आपको पक्षी नहीं दिखाई दे रहा तो आप मानिए कि पेड़ लुप्त होते जा रहे हैं, पानी लुप्त होता जा रहा है और अगला नंबर इंसान का है। तो इसलिए पक्षी को बचाना बेहद जरूरी है। आप में से कुछ और जो विजुलाइज किया, थोड़ा थोड़ा करके बताइए इसके बारे में। स्पूनबिल हमने पिछली बार ये पकड़ काफी लीजिए। देखा था इधर। हाँ जी। अभी एक भी देखने को नहीं मिला। लेकिन जो यहाँ के ग्रामीण है या कमेटी के जो सदस्य हैं उन्होंने बताया कि स्पूनबिल हैं, लेकिन अभी खेतों में खाने के लिए गए हुए हैं, शाम के टाइम वापस आते आपका हैं। कैसा अनुभव रहा यहाँ का? अनुभव बताइए थोड़ा। हमारा बहुत अच्छा है सर, क्योंकि एक तो यहाँ पे हमें अलग अलग तरीके के जो पक्षी देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर जगह तो ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती। जैसे पेंटी स्टोक है, ये हमें इसी तरीके के रिजर्व एरिया में देखने को मिलता है। अच्छा। तो यहाँ आके एक अलग ही अनुभूति होती है और पूरी टीम के साथ जब हम काम करते हैं तो एक मतलब यूँ लगता है कि मतलब बहुत ही बयान नहीं कर सकते सर इस तरीके से अच्छा, हम अच्छा कि लगा अच्छा पक्षी लगता देख है के। बहुत। क्या और शुभ नाम आपका? मेरा नाम ममता सिवाच है ममता सर, सिवाच मैं जी। हिसार डिस्ट्रिक्ट हिसार डिस्ट्रिक्ट से हैं जी जी। सर। आप भी बताएंगे कुछ, आपका कैसा अनुभव रहा, क्या क्या देखा यहाँ पर, दूसरों से अलग क्या नजर आया? बस यही हमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ पे जो पक्षी देखने को मिले हैं वो हम नॉर्मली जब शहरों में रह रहे हैं जैसे, तो वहाँ दिखाई भी नहीं देते। और इसका एक सबसे बड़ा मेन यही एक कारण भी है, क्योंकि धीरे धीरे इस तरह के वेटलैंड एरिया खत्म होते जा रहे हैं। तो ये कहीं मिलता है, इसीलिए हमारे विभाग ने भी एफर्ट किए और इसको सभी ने मिलके एक कम्युनिटी रिजर्व घोषित करवाया गया, ताकि इस तरह की जगह बची रहे और हमें इस तरह के नज़ारे जो कहेंगे, जो पक्षी हमें इतनी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, वो हमें दिखाई देते हम रहे। उम्मीद करें आने वाले समय में ये भी टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा। आप बिल्कुल लोग पूरा बिल्कुल, हम प्रचार बिल्कुल कर रहे हैं इसका। कोशिश कर रहे हैं इससे लगातार, इसीलिए बार बार विजिट भी यहाँ पे करवाया गया है हमारे द्वारा, कि हमारा पूरा प्रयास है को इसको जल्दी ही एक टूरिस्ट पैलेस के रूप में एक बदला जाए। डेवलप किया जाए बिल्कुल इसको। जी, बिल्कुल। जी।
आप भी थोड़ा बताइए। आप पूरा लिख रहे थे लगातार, है ना? हाँ लिखते जी। लिखते तंग तो नहीं हो गए? नहीं, नहीं, नहीं क्या सर, नाम ऐसा है नहीं। आपका? मेरा नाम भारती है सर, ये मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। जी। कहते हैं यहाँ के जो गाँव के लोग हैं ना, ये भी काफ़ी सपोर्टिव है और इनका जो मतलब रुझान है ना, वो भी हमें देखकर काफ़ी लगा कि हम अपने एरिया के अंदर भी ना कुछ इस तरह से पहल करें और लोगों को मोटिवेट करें, क्योंकि यहाँ गाँव का काफ़ी सपोर्ट रहा है सर। वो इन पक्षियों को बचाने के लिए काफ़ी सहयोग दे रहे हैं और जब भी हम लोगों की टीम या कोई और भी टीम विजिट करती है सर, तो ये लोग पूरा सपोर्ट करते हैं सर। आपको पूरा सबसे कोऑपरेशन मिला है? पूरा कोऑपरेशन लास्ट मिला है टाइम भी गाँव आए थे वालों। आप भारती जी? हाँ जी, मैं तब हम और अब में क्या अंतर देखा यहाँ? यहाँ पर अब के टाइम जैसे मैम ने बताया कि 2-4 स्पीशीज़ ज़्यादा मिली हैं सर ये हमें पहले से, तो और गाँव के जो लोग हैं सर ये पहले के कंपैरिज़न में हैं, ज़्यादा इकट्ठे भी हुए हैं सर। तो ये देख के भी माहौल लगता है सर कि देखो गाँव के लोगों का भी यहाँ पर कितना रुझान है सर और किस तरह से वो सहयोग कर रहे हैं सर। तो अभी हमारे एक साथी हैं सर हाँ जी, कुलदीप उनके जी, कुलदीप वो जी और भी थोड़ा बताइए। बताएँगे हाँ सर। जी, हाँ जी, हाँ जी, ना कुलदीप जी पानीपत बताएं। से आए हैं सुबह। अच्छा, आप पानीपत से आए हो? नहीं सर, हाँ, हिसार से। इंचार्ज है, हिसार पानीपत से। इंचार्ज है। अच्छा, पानीपत इंचार्ज है। हाँ जी सर। चलिए, पानीपत इंचार्ज हैं, पानी के बारे में बताइए फिर यहाँ के। सर पानी के बारे में बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। जैसे जो आपका वेटलैंड एरिया है, इसमें जो पानी की व्यवस्था बना रखी है गांव वालों ने, अपने नहर से और पाइपलाइन डाल रखी है, उन्होंने बता रहे थे, हमने उनके बारे में पूछा था भाई जितना ये इन्होंने पानी इकट्ठा कर रखा है, तो ये पक्षियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि यहाँ पे हमारे के लोकल स्पीसीज नहीं है, यहाँ विदेशों से आने वाली स्पीसीज है, बहुत सी जर्मन एफर्ट वगैरह हमने देखे यहाँ पे, ठीक है। और बहुत अच्छी अच्छी स्पीसीज है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये भी है कि हमारी कुछ ऐसी स्पीसीज भी हैं जो मात्र 1-2 उनकी जो संख्या है, अच्छा जी, तो मेन हमारा उद्देश्य है उनको बचाना, ठीक है। ताकि आने वाली टाइम पे उनको हम कंजर्व कर सकें, उनको बचा सकें, उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। तो इस हिसाब से सर हमारे जो ये विशेषज्ञ हैं यहाँ आए हैं और इनकी हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटरों के साथ एक अच्छी विजिट हुई है, साथ में गाँव वाले भी साथ में थे हमारे को, और हमारे को कुछ लोकल स्पीसीज के बारे में भी खूब अच्छे से बताया गया है। हालांकि हमारे को भी इन चीज़ों का थोड़ा सा कम ज्ञान था, लेकिन हमारा भी ज्ञान थोड़ा सा इसके साथ लेकर के बढ़ा है। इसका बड़ा है। इस तरह का आपने कहीं और भी देखा है? हाँ सर, हमने गुड़गांव के अंदर देखा था, सुल्तानपुर देखा सुल्तानपुर गए था। आप लोग? हाँ, जो हमारे लास्ट पिछले साल ईयर गए थे, सुल्तानपुर हमारी भी हमने पूरी अच्छा, टीम वहाँ थी, की विजिट किया। 21 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे और हमारे पीछे से पीछे यहाँ भी आए थे। 21 जी। कोऑर्डिनेटर हाँ, पूरे हाँ। पूरे हरियाणा इकट्ठे हुए थे हम अच्छा, यहाँ। यहाँ भी आए थे। पूरे अगली हरियाणा बार अगर इकट्ठे हो तो मेरे को जरूर मैं बुलाइए। आपको बिल्कुल बुला सर, के आपका बिल्कुल मेरे आपको पास। जरूर बुलाएंगे। ठीक है। और हम तो कहते हैं कि सर सबसे बढ़िया काम आप कर रहे हो, जो कि इतने लोगों का एक सामूहिक जो ज्ञान है आप एक जगह इकट्ठा करके और आप मान लो कि थोड़ा पब्लिसिटी करते हो ना, ये सबसे बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि लोग इसमें ज्यादा जागरूक होते हैं। ठीक है थैंक यू सर, सर, गाँव थैंक से यू। अपील करवाई है हाँ क्योंकि जी। जो गंदा पानी की बात कर रहे थे हम, आपने देखा भी होगा। तो मेरा एक निवेदन है मेरे जो कालवन के गांव के साथियों से, इतना अच्छा आप लोगों ने किया है, अगर थोड़ा सा और प्रयास कर लें, इसमें गंदा पानी वगैरह ना आए, तो इसको टूरिज्म जैसी जो हम अचीवमेंट लेना चाह रहे हैं उसको कोई नहीं रोक पाएगा। मेरा सभी गाँव आपके वासियों से नॉर्म्स पूरे हो जाएंगे उस हाँ सब जी, के लिए। हम चाहते हैं गाँव वालों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आपने इतना संजोया है इसको, क्योंकि सबसे बड़े हीरो वो रहे हैं इसके। उन्होंने अपने लेवल पे इस गांव में ये कम्युनिटी रिजर्व घोषित करवाया है, क्योंकि जब हम सब फर्स्ट टाइम आए थे तो यहाँ आर्य समाज टीम, ये हमारे बीएमसी प्रधान जी हैं, गांव के सरपंच हैं, इनकी ही बदौलत ये कम्युनिटी रिजर्व घोषित हुआ है। क्योंकि हमारी तो ड्यूटी थी, हमें वो नॉर्म्स पूरे करते हुए काम करना होता है, लेकिन रियल हीरो यहाँ के गाँव के लोग हैं जिन्होंने अपने स्तर पे इनकी रक्षक बन के इनकी सुरक्षा की है। अब आपका ये अनुरोध है, इसमें गंदा हाँ, पानी फिर डालना गंदा अगर पानी बंद अगर बंद हो जाए तो तो ये इसको टूरिज्म प्लेस बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो जो ये भरतराज जी की ड्यूटी लगा के जाएंगे हाँ आप? जी, सरपंच जी हैं हाँ, अपने इनकी कालवन के, उनकी तो है, इनकी हाँ, ज्यादा बनती हाँ, है, ये तो ज्यादा सभी जो साथी हैं जिनका भी मान ले किसी तरीके से अगर इसका कोई समाधान हो जाए, अगर किसी बीडीपीओ और साथ और कुछ हाँ, बताना चाहेंगे, और कोई हाँ। सुझाव गांव वालों के लिए? दूसरा सुझाव ये है सर कि ज्यादा इनको इंटरफेयर न करें इनके साथ, क्योंकि जब पक्षियों के साथ ज्यादा उनके अंदर घुस जाते हैं तो पक्षी अपना स्थान छोड़ के चले जाते हैं। इनको कुछ खाने पीने को हाँ भी जी, मत दे, तो कुछ ना हाँ करें। जी, ऐसा नहीं करें। कई बार हम क्या करते हैं, हम उनके बहुत ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, जिससे जो हमारे पक्षी होते हैं, एनिमल, आप देखिए कि कहीं भी ज्यादा कुछ चीजें रह रही है, हम उसके ज्यादा इंटरफेयर करने लग जाते हैं, तो इंसान भी अपना घर छोड़ के चला जाता है। ये तो पक्षी हैं, ये तो तो आप इनसे थोड़ी दूरियां बना के रखें। ठीक है, देखिए, लेकिन थोड़ा दूर से देखिए, ऐसा शोरगुल मत करें। शिकारी कुत्ते हैं, उनको कोशिश हाँ, कीजिए। ये भी बात हाँ है, जी, ये बता रहे हैं कुछ, है ना? तो एक हमने यहाँ पे देखा कि शिकारी जो कुत्ते हैं अपने यहाँ के आसपास के, तो ये पक्षियों को काफी प्रभावित करते हैं, क्योंकि कई सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो अपने जो ऊंचे एरिया पे अपने जो अंडे वगैरह देते हैं, तो वो कुत्ते खा जाते हैं। तो इससे जो इनकी स्पीसीज इंक्रीज होती है वो नहीं हो पाती। तो ये मेन समस्या है यहाँ की। हमने देखा कि हमने देखते देखते भी आंखों से देखा हमने कैसे कुत्ते इनके पीछे भाग रहे थे।
तो और ठीक है। पक्षी आराम से बैठे बैठे पूरा का पूरा झुंड उड़ के आगे चला उनसे जाता भी है। सुरक्षा होनी हाँ जी, चाहिए। हाँ जी, सुरक्षा होनी उनसे चाहिए। सुरक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ की कमेटी को आपने वो भी थोड़ा-सा बताया है जी, इसके हाँ बारे जी। में। अब नहीं, ये बताया लगातार कि इनकी भी आप महीने लोग इन मीटिंग चीज़ों के होती ऊपर है। थोड़ा-सा फोकस करेंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा यहाँ बढ़ पे के कोई आगे आएँगी। फेंसिंग वगैरह की जाए, कोई बाउंड्री इस हाँ तरह जी। का भी कोई वो डिस्कशन हुआ है? नहीं, जैसे उसके अंदर डाला गया है जी, प्रावधान कम्युनिटी डाला गया, रिजर्व जो फेंसिंग है का डाला उसके गया है। अंदर जो और प्रावधान है ये उसके जो पेड़ हैं, इनके मिट्टी लगाने का प्रावधान डाला गया है, ताकि ये जो पुराने पेड़ हैं, आपको मैं एक जानकारी और दे दूँ, यहाँ जो प्राणवायु देवता स्कीम के तहत अंतर्गत 20 पेड़ ऐसे चिन्हित किए गए हैं। हालाँकि और नए ऐड ऑन के लिए लिस्ट चली गई है, जिनको प्राणवायु देवता पेंशन योजना है जो हरियाणा सरकार की, जिसके तहत जो बुजुर्ग 3000 पेंशन रुपए। देते हैं हम, पहले साल 2750 रुपये दिए गए थे, अच्छा। और इस बार जो अपने बुढ़े व्यक्तियों की पेंशन है तो भत्ता 20 योजना, पेड़ आपने चिन्हित किए हैं हाँ, इस यहाँ बार से। 20 पेड़ों की वो पैसा इनके अकाउंट्स में आ जाएगा। तो और उस कितना-कितना पैसा मिलेगा वो एक पेड़ 2700 को? पहले साल 3000 नहीं, रुपए। 2750 ही डाला गया है पहले साल। अच्छा अब जी। 3000 इस बार जो आएगा वो बताया जा रहा है, अभी तो हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया कि उसका नोटिफिकेशन। 3000 आएगा, लेकिन 2750 कन्फर्म है कि वो आएगा। वो पैसा इन पेड़ों की देखभाल, जैसे मिट्टी लगाना है, इनकी सुरक्षा करने के लिए खर्च किया जाएगा। और बड़ा सौभाग्य की बात, कितनी आयु के पेड़ को मिलता है ये? 75 साल पुराना पेड़ होना 75 चाहिए साल सर पुराना। वो, ठीक है। अगर कम्युनिटी में खड़ा है तो पंचायत के खाते में जाता है। निजी खेत में भी किसी साथी का आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जहां तक आपके चैनल की आवाज जाती है, कि अपने आसपास क्षेत्र में अगर अपने निजी जमीन में भी अगर 75 साल पुराना पेड़ खड़ा है तो उसका फॉर्म अप्लाई करें हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। उसके जो भी 75 साल उम्र को पूरा करेगा तो डिपार्टमेंट उसकी मॉनिटरिंग करेगा। उसको 75 साल पुराने पेड़ को जो मासिक पेंशन प्राणवायु देवता स्कीम के अंदर शामिल करके उसको बचाने का काम भी हरियाणा सरकार के माध्यम से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है, आपके जहां भी क्षेत्र में पेड़ नजर आए उसको संबंधित वन विभाग में उसकी दर्ज जरूर करवा के उसको प्राणवायु देवता में शामिल करें। बहुत धन्यवाद। बढ़िया। भरतराज जी हैं। भरतराज जी, हाँ जी, क्या चल रहा है? आप भी थोड़ा बता दीजिए। आप तो सारा टाइम हो गया आपको घूमते हुए। बिल्कुल, इन्होंने तो इतनी वैरायटी बताई जो हमने भी नहीं देखी थी। अच्छा जी। और सबसे ज्यादा नॉलेज थी पक्षियों की, ये कौन सा है, ये भी है यहाँ पे, ये इसके अलावा ये है, तो ये बहुत सारा इनको सरपंच साहब ज्ञान- ने बताया बल्कि सारा। हमें तो ये लग रहा है, हमने ये कहा भी इनको कि अगले साल तो शायद जनगणना के लिए जो हाँ, पक्षी गणना है जो, वो यही कर देंगे। अच्छा अकेले ही कर देंगे। बिल्कुल। हाँ जी, आप बताइए। आपने तो बचपन यहाँ गुजारा है और बाद में अपनी प्रधानगी भी कर ली, तो क्या नजर आया पहले से अब तक? क्या क्या बदलाव नजर आया आपको यहाँ? सबसे पहले तो जी मैं आपके चैनल को, आपके चैनल पर जितने भी दर्शक हैं जी, सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी साइट पे आए, ये हमारा सौभाग्य है। जी, अब बताइए, ये पहले कैसा होता था एरिया, अब कैसा परिवर्तन आया? ये टीम आई है, इससे आपको मदद मिलेगी इसको सुरक्षित करने में? इस टीम को पूरी पूरी मदद मिल रही है जी। हम जहाँ भी जब भी जो भी चीज़ पूछते हैं जी, उसी टाइम ये बता देते हैं जी, ये चीज़ ऐसी है। जैसे हम पिछले साल जी 2 पक्षी हो गए थे, मर गए थे जी। हमें विष्णु जी से जी और जो सी टीम थी जी उनको फ़ोन किया जी, वो फ़ौरन मतलब 112 इतनी आवाज़ें आए जी। अच्छा। हाँ जी, उसको उठा के ले गए जी। फिर उसका इशार जी पोस्टमार्टम कराया जी। उससे पता चला जी कोई जहरीली वस्तु खा के मतलब वो मरे हैं, किसी ने मारे नहीं जी। क्योंकि अच्छा, हम इसके पक्षियों लिए का पोस्टमार्टम हुआ हाँ फिर जी, उनका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा बिल्कुल जी। हुआ है जी ठीक उसका है। जी। हाँ जी, तो आपको मदद मिली। इन्होंने जैसे सुझाव दिए हैं आपको 2 जो बता रहे थे, एक तो गंदा पानी ना आए या तो शिकारी कुत्तों से बचाव हो। उसके लिए ग्राम पंचायत पूरी कोशिश करी है। शिकारी कुत्तों के लिए जो प्रपोजल है हमने लिख के भेज दिया जी। और वैसे भी जो हरियाणा सरकार की काउंटिंग हो रही है जी हर गांव में जी, बेज उनसे जी आवारा कुत्ते हैं नहीं जी, वह उनको पकड़ पकड़ के इसको करके जी। अब उसकी स्कीम है जी, पता नहीं सरकार क्या करेगी जी उसके तहत जी। लेकिन यहाँ के लिए जी विशेष हमने भेज दिया जी कि आवारा पक्षियों के लिए जी होगा जी। आपकी कमेटी में कितने लोग हैं जो मिलके इसकी हमारी सुरक्षा का कमेटी कार्य कर रहे हैं? जो मतलब कमेटी है जी उसमें तो है जी 5 मेंबर जी, ठीक है जी। बाकी और जी उनसे एक सामाजिक कार्य करता है जी, उसमें आर्य उनकी समाज सबकी भी है जी, संख्या है? ग्राम पंचायत के भी मेंबर हैं जी, और है जी सभी शामिल है। सामाजिक कार्यकर्ता और भी है जी, जैसे कर्नल भी है जी अपने जी, और दूसरे भी हैं जी उसके में जी, वो पूरा सहयोग करते हैं जी इसमें जी। तो अब लगता है सपना साकार होता है, जैसे कई बार बिल्कुल। अपनी गांव वाली भाषा में बोलते घर का जोगी जोगड़ा, पहले तो ये जोड़ अपना जोगड़ा सा था, अब लगता है टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। बन जाएगा जी, बन जाएगा जी। अब तो जी पूरा सारा डिपार्टमेंट जी अलग अलग गाँव है जी, जो जी स्कॉलर हैं जी अलग अलग जी। अब तो ये हरियाणा सरकार की तरफ से आए हैं जी, जो प्राइवेट वो करे हैं जी, अलग अलग बच्चे आए हैं जी, जैसे जी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, पटियाला यूनिवर्सिटी से जी, तो अलग अलग आते हैं जी। जैसे एक 17 तारीख का प्रोग्राम है जी, तो उसमें भी आएंगे। उसके बाद एक प्रोग्राम और है जी, उसमें भी आएंगे जी। अच्छा, तो लगातार लोग लगातार आते हैं जी। हाँ जी, तो बहुत अच्छी बात है। अब पिछले समय से इसको जगह को संरक्षित किया जाने लगा है, इसको आरक्षित भी पिछले समय में गया है। ये आपकी अब दूसरी विजिट थी और ये पूरी टीम इसको देख रही है। इसमें कार्य तो लगभग जी 2017 16-17 से चल रहे हैं जी इस पे जी। 16-17 से चल रहा हाँ है। जी, हाँ जी। ये ठीक है। विष्णु जी इसके जी सर्वे सर्वा है जी। बहुत बढ़िया।
तो मैं सिर्फ लास्ट में हमेशा यही बात कहता हूँ, पक्षी जो है हमें सिखाते हैं, इनके अंदर कास्ट भी नहीं है, इनके अंदर रिलीजन भी नहीं है, इनके अंदर मैन और वुमेन का भी कोई भेदभाव नहीं है, और इसके अंदर सबसे अच्छी बात है शांति में रहना पसंद करते हैं। तो इनसे कितनी बातें सीखी जा सकती हैं, ये हमें सीखनी चाहिए और इनको संरक्षित करना चाहिए, ताकि ये गुण हमारी अगली पीढ़ी में भी आए। क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे, मैंने पहले कहा है कि पानी भी नहीं रहेगा, पेड़ भी नहीं रहेंगे। अगर पेड़ और पानी खत्म हो रहा है तो समझिए पक्षी खत्म हो रहा है, और उसके बाद अगला नंबर मनुष्य का। अब ये देखिए सर, तो ये सबसे छोटी इकाई है। अब जी जितना रशिया से जी, हाँ जी, मंगोलिया से जी, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जी, मध्य एशिया से जी कितने, सेंट्रल एशिया से कितने कितने हाँ पक्षी आ रहे कितने हैं। पक्षी आते तो हैं हाँ, इन जी, सबको उत्तर अमेरिका से आते हैं जी। वैसे तो सर हमें पता नहीं था जी, जो टीम आती है जी इनका जो ये इनका ज्ञान इनका अनुभव हम आगे शेयर कर देते हैं जी। बहुत बढ़िया। इनका अनुभव शेयर कर देते हैं जी। अलग अलग आती हैं जी टीमें जी, वो अलग अलग बता देती हैं जी, भाई ये पक्षी इस ये तो जल तर थे जी, जो सतल चर हैं जी पक्षी जी, वो भी आते हैं जी, वो यहाँ भी आ जाते हैं। वो भी आते हैं जी। बहुत बढ़िया। तो विष्णु जी, सिर्फ एक बात और पूछना चाहूंगा आखिर में आपसे, अभी जो दर्शक देख रहे हैं, अगर वो चाहें कि उनके गांव के आसपास भी उन्हें कोई ऐसे पक्षी दिखाई दें, तो आप लोगों से संपर्क किया जा सकता है हाँ उसके जी, लिए? बाकायदा हम प्रत्येक पंचायत के अंदर, जिस तरह मेरे पास पूरा जींद जिला है, तो सभी पंचायतों के साथ हमारे लाइजनिंग है, और उनके गांव में, प्रत्येक गांव में मीटिंग होती है हमारी। हमारे प्रत्येक गांव के अंदर जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है, मोस्टली सरपंच उनके चेयरमैन हैं। और फिर भी अगर किसी साथी को लगता है कि शायद वो जो चीज़ें मेरी आंखों से छूट गई है, उस गांव में मैं नहीं गया हूँ, तो मेरे नंबर पर मुझसे संपर्क किया जा सकता है। मैं वहाँ जरूर पहुँचूंगा, और हमारी पूरी टीम के साथ आपकी कोई वेबसाइट भी है या नहीं, कोई? हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है जींद बैठता हूँ मैं। अच्छा ठीक जी। है, और बाकी मैं मेरा नंबर शेयर कर देता हूँ आपके चैनल के हाँ जी, माध्यम बता से। दीजिए। जो भी साथी इस तरीके की कोई एक्टिविटी कहीं नजर आती है, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हम हैं। आपका कमेंट बॉक्स में नंबर हाँ डाल जी, देंगे मेरा साथ में। नाम विष्णु बागड़ी है, हाँ मैं जी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जींद हूँ। मेरा सेल नंबर है 8816991113। आप किसी वक्त मुझे फ़ोन कीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ हो आप मुझे संपर्क कीजिए, जितना सामर्थ्य हमारा रहेगा हम आपके बीच रहेंगे। जी सरपंच साहब, बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि जो बच्चे हैं जी बाहर विजिट के लिए जाते हैं जी, तो मेरी सभी स्कूलों से जी, जितने सामाजिक संस्थाएं हैं जी, जो परिवार जी विजिट के लिए बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो मैं उनको एक बारी ये ज़रूर कहूँगा कि आप आइए गांव कालवन की धरा पे, और आप विदेशी पक्षियों को देखिए, और अपने बच्चों को भी बताइए ये धरोहर जी में हमारे यहाँ संजोए हुए रखें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। विनोद कुमार कड़वासरा जी हैं, और यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, यहाँ पर आए हुए हैं लगातार, शुरू से जब से टीम आई है तब से पूरी गतिविधि देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पूरा ध्यान रखते हैं, ये जो जल संरक्षण का क्षेत्र है, जो जीव संरक्षण का क्षेत्र है, इसके बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे। तो विनोद जी, आपका स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू सर। तो ये आप एरिया देख रहे हैं सारा का सारा, किस तरह का एरिया था, सबसे पहले पहचान में कब आया, कैसे से संरक्षण की बात सोची गई इसके? ये वेटलैंड इसको बोलते हैं, जिस भूमि में 1-2 फुट तक पानी खड़ा हो, ज़्यादा गहरा ना हो, उसको वेटलैंड बोलते हैं। अच्छा जी। और 27 मई 2024 को गांव के लोगों ने एक प्रोग्राम किया था जैव विविधता पे, उसमें डीएफओ साहब भी आए थे, मुझे बुलाया था। अच्छा जी। तब गांव के लोगों ने इच्छा जताई थी कि हम इधर आ इसको जाओ, थोड़ा सा आवाज आ रही है। हाँ जी। आरक्षित करना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने फतवा डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि अपना जो इलाका है इसको लो लाइंग एरिया बोलते हैं, कि नीचे का इलाका, यहाँ जंगल जीव जंतु नहीं है, सरकार ये मानती है, डिपार्टमेंट ये मानता है, लेकिन अपने इस इलाके में हिसार, फतवा, सिरसा में जो लोग है, वन्य जीव प्रेमी समुदाय है, विशेष जो लोग है, वो इनको बचाते हैं। यानी आउट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया अपने इलाके में काफ़ी जीव जंतु है, ठीक है। लेकिन प्रोटेक्टेड एरिया ना होने के कारण उनको सरकार कोई अहमियत नहीं देती। ठीक है। तो सबसे पहले जो बड़ोपल गांव है, वहाँ पर कुछ ब्लैक बक का एरिया था। 2012 में वो ज़मीन एक्वायर कर ली थी न्यूक्लियर के लिए, लेकिन न्यूक्लियर की रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि यहाँ पर कोई नेशनल पार्क या सेंचुरी नहीं है, यानी प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है। तो वहाँ से ये दिमाग में आई कि हम मैक्सिमम अपने इलाके में जहाँ भी ऐसी पॉकेट्स है, जहाँ पर जानवर बचे हुए हैं, जीव जंतु, दुर्लभ शेड्यूल्ड स्पीसीज, उनको हम नोटिफाई करवाते हैं। तो मैंने 2018 में तैयारी करी थी दोबारा, और 19 में फतवा डिस्ट्रिक्ट को पहली बार 3 कम्युनिटी रिजर्व, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित करवाए थे। कौन कौन से थे ये? काजलेडी गांव में आपने सुना होगा, काफी बड़े कछुए हैं। हाँ, बड़े कछुए हैं। वो आरक्षित हुआ था 2019 में, जून में हुए थे सारे तीनों एक साथ ही। ठीक है। एक गांव दांगड़ में बिगड़ रोड पे एक एरिया ब्लैक बक्स है, वहाँ पे काला हिरण, काला हिरण, कृष्ण मृग बोलते हैं उसको। अच्छा जी। वो वहाँ पे, वो हरियाणा का राज्य पशु भी है जी। तीसरा है गांव ढाणी माजरा में, क्योंकि अपने इस इलाके में मोरों की संख्या काफी घट रही है। काफी घट रही है। हालांकि हरियाणा का जो इलाका भिवानी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ उस तरफ है, उस तरफ अलग से। अपने इलाके में मोर खत्म हो रहे हैं, तो उस गांव में गांव वालों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था करके एक बनी में मोरों को सुरक्षित करा हुआ था, तो उसको आरक्षित कराया। इनका नाम सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, यानी कम्युनिटी रिजर्व, एक वाइल्ड लाइफ एक्ट में प्रोविजन है, नेशनल पार्क, सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। वो कम्युनिटी रिजर्व मैंने इसलिए नोटिफाई कराया ताकि कम्युनिटी जो काम कर रही है उसको सरकार की सपोर्ट मिले।
ठीक, कम्युनिटी जो काम कर रही है उसको सरकारी सपोर्ट और हाँ, मिल जाए। दोनों आपसी सहयोग से करे। जैसे इस ठीक गांव में भी प्रपोजल गांव वालों ने कर रखा है अपने आप तैयार इसको। हम्म। अब इसमें सरकार को अगर कोई भी इंटरप्रेटेशन सेंटर है, गार्ड हट है, या जानवरों के लिए कोई चारे की व्यवस्था करनी है, तो सरकार फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट कर सकती है। ठीक है। तो ये मेन कंसेप्ट था। तो उसके बाद जब इनके गांव में आया, तो ये गांव ऐसा गांव है जिन्होंने विद इन ए मंथ, 1 महीने के अंदर प्रस्ताव दे दिया था, और अगले 6 महीने में जनवरी 2025 में नोटिफाई हो गया था। 2025 में नोटिफाई, जनवरी 2025 में हुआ था, नोटिफाई। और इसके साथ 2 और नोटिफाई हुए थे। जी। कुल जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में जून 2019 में 3 हुए थे, जनवरी 2025 में 3 हुए हैं। एक कालवन, एक लीलस गांव है भिवानी जिले में, वहाँ चिंकारा हिरण है। इनकी अपने जो अलग अलग प्रजाति एरिया वाइज होती है। ठीक है। तो काला हिरण अपने इस इलाके में, फतेहाबाद, हिसार, सरसा में। और जो ज़्यादा बिरानी इलाका है, बिल्कुल टिब्बे का इलाका, सुनसान इलाका, उसमें एक छोटा हिरण होता है काफ़ी, चिंकारा, वो वहाँ पर है, तो उसको आरक्षित करवाया है। एक आदमपुर से आगे राजस्थान के बॉर्डर पे गांव है चौधरी वाली। अच्छा, वहाँ पर हिरण भी है काफ़ी, मोर भी है, जंगली बिल्ली और लोमड़ी वगैरह इस तरह की प्रजातियाँ, एक वो आरक्षित हुआ है। तो कुल जो अभी तक हम 6 नए रिजर्व एरिया नोटिफाई मैं करवा चुका हूँ पिछले 6-7 साल में। एक मेरे गांव में जो मैंने बताया न्यूक्लियर प्लांट वाला, उसका भी सरकार के पास फाइनल, जो स्टेट गवर्नमेंट को ज़मीन वो हैंड ओवर होनी है। न्यूक्लियर से उसकी जो ओनरशिप है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद वो कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा। ठीक है। तो कुटवासला जी, ये जो आपने पशु पक्षियों और जीव का जो भी बताया, ये शुरू से आपके मन में था बचपन से, या बाद में जाके एक व्यवसाय के तौर पे, या फिर ये आया कि जॉब थी तो इसलिए कर रहे हैं? मैं शुरू में 2005 में मेरे बड़ोपल गांव से काजल एडी में टीचर लग गया था। और क्योंकि जो हमारी कम्युनिटी है, जैसे उधर बिश्नोईज है, तो थोड़ी भावना होती है ज़्यादा। हाँ जी। उस भावना के हिसाब से मैंने वहाँ जब दिल्ली रूट से जाता था, तो काफ़ी हिरण देखे वहाँ पे। ठीक है। और बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि उससे पहले हम सीधा गांव से ही कॉलेज जाते, पढ़ने जाते, हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था खेतों में। पहली बार वहाँ इतने हिरण देखे। उसके बाद 2009 में मैंने ये सुना कि ये लैंड जो जहाँ हिरण रहते हैं, ये यहाँ टाउनशिप बननी है। तब मुझे चिंता हुई कि इनको बचाया जाना चाहिए। तो सरकार ने, जो केंद्रीय मंत्रालय है पर्यावरण मंत्रालय, उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट को उन जो शेड्यूल्ड स्पीसीज है उनका कंजर्वेशन प्लान बनाने के लिए जिम्मेवारी दी हुई थी। लेकिन उन्होंने फेंसिंग करके उनको डिसलोकेट करने के लिए प्लान बना दिया। तो मैं एजुकेटेड था थोड़ा, मैं साइंस से पोस्ट पीजी है मेरी। अच्छा जी। तो मैंने इनकी रिपोर्ट वगैरह पढ़ी और फिर जाके कोर्ट में चैलेंज किया। उसके बाद आगे आगे भावना और जानकारी बढ़ती गई और आगे करते गए काम। तो आज तो और भी लोग आपसे संपर्क करते होंगे, जानना चाहते होंगे इस सब के बारे में, काफी कि लोग हैं। जीव को कैसे सुरक्षित किया जाए। जैसे स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ, वो हैबिटेट था। उसके बाद क्या हुआ कि लोग उसी टाइम कॉल करना शुरू कर गए थे कि आप नीलगाय घायल हो जाए तो, हिरण घायल हो जाए तो। उसके बाद पहली जिले में नहीं, स्टेट की पहली एम्बुलेंस हमने 2014 में फतेहाबाद में शुरू किया आपने। उसके बाद ये समस्या आई कि उस जानवर को घायल होने के बाद हम लेके कहाँ जाए, क्योंकि लोग फ़ोन करते हैं, हम उसको उठा लेते हैं। तो हिसार में वाइल्ड लाइफ ट्रीटमेंट सेंटर देखा, उसकी मतलब बुरे हाल, अभी तक भी बुरे ही हाल है। वहाँ पर डॉक्टर वगैरह सुविधा अच्छी नहीं है जो एज पर प्रोटोकॉल होनी चाहिए। तो फिर हमने प्रयास किए, और अभी बड़ोपल में हरियाणा का पहला वन्य जीव ट्रीटमेंट सेंटर बनाया, सीएम साहब ने, मुख्यमंत्री घोषणा कर रखी है, और उसकी ड्राइंग वगैरह एस्टिमेट तैयार हो चुके हैं। जल्दी वो बन जाएगा। तो जैसे लोगों को उम्मीद होती है कि घायल हो जाए तो हम किसको फ़ोन करें, तो उस हिसाब से फ़ोन करने उन्होंने शुरू किए थे। और फिर हमने टीम भी बनाई है, लगभग 20-30 लोग हैं। जैसे टोहाना में आपके ये नवजोत ढिल्लो है। हाँ। ऐसे लोग जो अपने आप काम करें, हम उनसे भी अप्रोच करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। डिपार्टमेंट से कोई ट्रेनिंग दिलवाना हो, कोई अप्लायंसेस दिलवाने हो, या मॉरल सपोर्ट हो, वो हम करते हैं। वो आप करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। कुछ सुझाव भी देना चाहेंगे इस तरह के संरक्षित क्षेत्र में, जो लोग डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए, वो किस तरह से सहयोग कर सकते हैं इसके अंदर? जो टीम है वो तो यहाँ पे काम कर ही रही है, फिर भी कई लोग जो हैं जिनका मन होता है हम करें, मगर यहाँ नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? असल में वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट जिनको बोलते हो, जिनकी ज़्यादा रुचि हो, वो तैयार करने के लिए जानवरों के बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। उनके खान पान के बारे में, उनको अगर रेस्क्यू करना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखें, उनकी पहचान करना सिखाना ज़रूरी है। अगर उनकी रुचि पैदा हो गई किसी भी आदमी की, तो वो अपना आप में एक संस्था तैयार हो जाती है। संस्था तैयार हो जाती है। जैसे इंडिया में आपने नाम सुना होगा बर्डमैन ऑफ एशिया, जो सलीम अली खान थे। अच्छा जी। जो बॉम्बे से थे, जिनको बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी उन्होंने बनाई थी शायद 1870 के आसपास, 200 साल पहले। अच्छा जी। तो वो पहले शिकार करते थे पक्षियों का। अच्छा जी। किसी एक पक्षी का शिकार किया, वो उनके पास आके गिरा। जब उसको तड़पते देखा और उसकी सुंदरता देखी, तो उनका एकदम मन बदल गया। और उस एक आदमी ने पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा पक्षियों के लिए काम किया। बहुत बढ़िया। इसी तरह डॉक्टर
M.K. रणजीत सिंह जी है, जो अभी भी 86 ईयर की उम्र में जानवरों के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 तैयार किया था, 1972 का कानून। वो एक ही आदमी थे। वो पहले राजघराने थे, तो वो शिकार के लिए जाते थे। तो उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है कि मैं शिकार के लिए गया तो सामने से बाघ आ रहा था, सवेरे अर्ली मॉर्निंग सनलाइट उसके ऊपर पड़ रही थी और गोल्डन लाइट थी, तो मैं बंदूक भूल गया और उसको निहारने लगा, उसकी सुंदरता देखने उसके लगे। गद्देदार पंजे, उसकी धारियां शरीर के ऊपर, वो सारी देख के मेरा मन चेंज हो गया। उस दिन के बाद उन्होंने बंदूक रख दी और भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क और सेंचुरी उन्होंने बनवाई। बहुत बढ़िया। 9000 स्क्वायर किलोमीटर में सेंचुरियां उन्होंने 1978 में डिक्लेयर करवाई थी, कानून बनवाया, और अभी तक वो लगे हुए इन चीज़ों में। तो एक एक आदमी, हम अगर एक हरियाणा में एक आदमी भी ऐसा तैयार हो जाए तो बहुत कुछ कर सकता है, कम्युनिटी को साथ लेके और सरकार का सहयोग लेके बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी यहाँ पे दूसरी बार टीम आई है तो कुछ अलग से दिखाई दिया, आप साथ में थे, क्या चीजें ऑब्जर्व हुई हैं? जैसे बर्ड्स के लिए अलग अलग फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं, अब उनको जानकारी अच्छी है कि कौन सी स्पीशीज आएगी। मुझे ऊपरी तौर पर काफ़ी जानकारी है, लेकिन गहराई से जानकारी नहीं है। नहीं, इस जगह को आप देख रहे हैं, वेटलैंड को पहले से बढ़ा है, घटा है? पानी की जो है क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड हुई है, अच्छा। क्योंकि गांव का डेली डिस्चार्ज ज़्यादा। एक मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया है कि जो कम्युनिटी रिजर्व मैंने नोटिफाई कराए हैं जाम भी, वो इसलिए करवाए हैं ताकि कम्युनिटी अपना काम करती रहे, सरकार से जो सपोर्ट चाहिए वो सरकार से मांगे। लेकिन जैसे नोटिफाई होती है फिर गांव में अलग सा माहौल बन के कम्युनिटी थोड़ी दूर हो जाती है, उससे दूर हो जाती है। वो सोच रहे हैं कुछ एक लोगों की जिम्मेवारी है, अब ये करेंगे या सरकार ही कर देगी। अच्छा, तो उससे थोड़ा सा नुकसान भी होता है। बहुत बढ़िया। विनोद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब कोई रिजर्व एरिया हो जाता है तो वो जिम्मेवारी आप टाल मत दीजिए कि सरकार के पास चलेगी या कुछ लोगों के पास चलेगी, मिलकर उसे बचाइए। और जैसा इन्होंने उदाहरण दिया है, बाघ का इन्होंने उदाहरण दिया, बाघ का शिकार कर रहे थे तो उसके बाद उनके मन में आया इसको बचाया जाए। तो इस तरह के कुछ भी लोग तैयार हो जाएं तो ये जो पर्यावरण से जुड़ी हुई इकाइयां हैं, चाहे वो बाघ है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो मोर है, कुछ भी है, जैसे इन्होंने हिरण की बताई, तो इस तरह की चीजें जब सुरक्षित होंगी तो मनुष्य भी उतना ही अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगा। हमारे साथ हैं बलजीत जी। बलजीत जी पक्षी प्रेमी हैं और इन्होंने इसके ऊपर किताब भी लिखी है। हम पहुंचे हैं गांव कालवन के अंदर, यहाँ जो तालाब है इसके अंदर किस तरह के आप पक्षी देख पा रहे हैं, बताइए बलजीत जी। फिलहाल तो मुझे ये जो बड़े बड़े पक्षी नजर आ रहे हैं वे कालहंस है, इन्हें लद्दाखी हंस भी बोलते हैं, और कई प्रजातियां बतखों की भी है। और आपने इसके ऊपर पहले भी किताब लिखी है, हाँ। तो उस तरह के पक्षी यहाँ देखने को मिल रहे हैं आपको? हाँ, बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, मैंने भरतपुर के अंदर देखे थे। भरतपुर पक्षी विहार है वो पक्षी विहार के अंदर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। हाँ जी। ठीक है। तो यहाँ आपने देखा है, ये उसके मुकाबले का है, उससे कमतर है या उससे ज्यादा है, क्या कहेंगे इसको? नहीं, उसके मुकाबले का हम कह नहीं सकते, लेकिन मतलब ये है कि हरियाणा में इस क्षेत्र में बहुत कुछ है जी, यहाँ पक्षियों पक्षियों की तादाद है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, क्योंकि हमने तो कभी इतने लेवल पे इस तरह के पक्षी हैं, काफी दर्शकों ने नहीं देखे होंगे, आप बता रहे हैं। और यहाँ आप कितनी तरह के पक्षी देख पा रहे हैं अभी? थोड़ा थोड़ा अभी आपने देखा ही है। मेरे हिसाब से 15-20 प्रजातियों के आराम से मिल जाएंगे जी। 15-20 प्रजाति। ठीक है, चलिए अभी बलजीत जी के साथ घूमते हैं, थोड़ा और देखते हैं कौन कौन से पक्षी पता लगते हैं। कादयान साहब भी हैं हमारे साथ। कादयान जी बताएंगे। कादयान जी जगह जगह जाते रहते हैं। कादयान जी, यहाँ आप पहुंचे हो पक्षियों के शॉट लेने के लिए? हाँ जी, कालवन आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। फोटोग्राफी के लिए जी। पता चला था कि यहाँ सर्दियों में काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, और लगभग जो है ना 3 महीने, 2.5-3 महीने रहते हैं सर्दियों में। ठीक है, तो ऐसे पक्षी आपने और भी जगह उनके पिक्चर लिए होंगे? हाँ, वैसे तो देश में तो कई जगह हैं, और कुछ पक्षी ऐसे हैं जो मिले जुले हैं, हर जगह जाते हैं। और कई जगह ऐसी होती हैं, जैसे भरतपुर में है राजस्थान, वहाँ पर दुर्लभ पक्षी हैं जो यहाँ इस तरफ नहीं आते कई। बाकी जो बतख हैं, जो इस किस्म के पक्षी हैं, या वो जो है ना कालहंस हैं। अच्छा जी। ये इस तरह के जो पक्षी हैं वो लगभग पूरे हरियाणा में आते हैं। और हरियाणा में अपना भिंडावास पक्षी विहार झज्जर में, एक सुल्तानपुर पक्षी विहार है, फिर कलेसर की तरफ भी काफ़ी संख्या में ये पक्षी आते हैं, झज्जर में नाहड़ की तरफ भी आते हैं। वैसे तो हरियाणा में जितने भी जोहड़ हैं, वो जोहड़ जो बड़े बड़े जोहड़ हैं
उनमें लाखों की संख्या में इस दौरान प्रवासी पक्षी आते हैं। तो और हजारों, यहाँ ये देख लो कि हजारों अपने जोहड़ तालाब हरियाणा में हजारों की संख्या में है, क्योंकि हर गांव में एक दो जोहड़ मिल जाता है। जहाँ बड़े जोहड़ हैं, जहाँ कोई इनको डिस्टर्ब नहीं करता, वहां पर ये ज्यादा आते हैं। एक दिक्कत यह है आजकल गांव में क्या हुआ कि जो जोहड़ है तालाब है वो मछली पालन के लिए ठेके पर दे दिए, और जब प्रवासी पक्षी आते हैं तो ये उनको उड़ा देते हैं, कई शिकार भी बन जाते हैं। इसलिए काफी संख्या में, लाखों की संख्या में पक्षी कम हो गए पिछले 8-10 साल से। हरियाणा पहले बहुत ज्यादा आते थे। तो अभी आपने यहाँ देखे हैं गांव कालवन में, ये जिला जींद में पड़ता है, टोहाना के नजदीक है, तो कैसा लगा कि पक्षियों का संरक्षण यहाँ हो रहा है या कम है, कैसे लगा ये? हाँ, यहाँ पर जो है ना काफी हजारों की संख्या में पक्षी है यहाँ पर। और एक खास बात यह है कि कालवन में जब हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ नजदीक से निहारने का अवसर मिल जाता है। अच्छा। कई ऐसे हैं, जैसे भिंडावास पक्षी विहार है, सुल्तानपुर पक्षी विहार है। वहाँ पर ज्यादातर क्या होता है कि वो बहुत लंबे चौड़े हैं और दूर से देखने का, फोटोग्राफी करने का मौका मिलता है। और फोटोग्राफी करना मुश्किल हो जाता है, इस तरह के कैमरे हैं तो लिया जाता है, नॉर्मल कैमरे से तो कठिन हो जाता है। तो अभी आप यहाँ पर घूमेंगे? नजदीक देखने को मिल जाते हैं। अभी आप घूमेंगे यहाँ और भी, तो उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं भी कितनी तरह के देखने को मिले, कैसे चित्र आए आपके। हाँ हाँ शायद आसमान में भी थोड़ी सी हाँ, अभी धुंधलाहट है अगर अभी। धूप आ जाती है हाँ। तो ये पक्षी अच्छे तरीके से दिखाई देंगे, फोटोग्राफी भी अच्छी हो जाएगी। you